जी सौविक। थैंक यू। तो एक मैं मतलब हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो शायद मैं बीच बीच में कुछ अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग करूंगा। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर आप मुझे चैट में भी डाल सकते हैं। मैं जरूर उसको दोहराना चाहूंगा। और मैं शायद 8-10 मिनट के लिए ही अपना बात रखना चाहूंगा, और ज्यादातर मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी सवाल है उसका मैं ज्यादातर उत्तर दे पाऊँ। तो यही मेरा ज्यादातर उद्देश्य रहेगा। तो मेरे सेशन में मैं यही कवर करने का कोशिश करूंगा कि अबॉर्शन या अभी जो उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, इसका अपने देश में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, अभी इसका किस स्टेटस में है, कौन से ऐसे पड़ाव थे या माइलस्टोन्स थे, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात रखूंगा। तो हमारे देश में जब मतलब ब्रिटिश राज से पहले अबॉर्शन को नियंत्रण करने वाला ऐसा कोई कानून नहीं था। जब ब्रिटिशर्स आए, उन्हीं का जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो वो लॉज लाए थे, उसी के इम्पैक्ट से हमारे देश में वो कानून आया। तो 1860 में जो इंडियन पीनल कोड है, जिसके तहत अभी भी हमारा क्रिमिनल या जनरल पीनल कोड अभी भी चलता है। उसके कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन वो 1860 में आया था। उसी के अंदर पहली बार कि अबॉर्शन को वो गैर कानूनी किया गया था। तो उसका सेक्शन 312 से लेके 318, ये 7 सेक्शंस के अंदर अबॉर्शन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को वहाँ पे क्रिमिनलाइज किया गया था। तो 1860 में वहाँ पे विक्टोरियन मोरालिटी का जो इम्पैक्ट था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग कॉलोनीज थे, हर जगह पे ऐसे एंटी अबॉर्शन या अबॉर्शन को मॉरलिस्टिकली इसको रेस्ट्रिक्ट करने का ऐसा माहौल, सिचुएशन क्रिएट किया गया था। तो हम इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया एक रिपब्लिक बना, तो अपना कानूनी व्यवस्था जब देख रहे थे, तो उसके अंदर ये अबॉर्शन लॉ आने का जो हिस्ट्री या बैकग्राउंड है, वो ज़्यादातर 1950s अर्ली 60s में ये बहुत डॉक्टर्स के ग्रुप्स ने ये नोटिस किया था। ये पॉलिसी मेकर्स के पास ये भी लाए थे कि अनसेफ तरीके से बहुत जगह पे ये गर्भ समापन या अबॉर्शन हो रहा है, क्योंकि देश में वो कानूनी नहीं। सिर्फ उस आईपीसी के अंदर यही था कि अगर जो महिलाएं हैं उनका लाइफ के लिए ये थ्रेट है, तभी जाके वो अबॉर्शन कर सकते हैं, और किसी का कारण की वजह से अबॉर्शन अलाउड नहीं था। तो 1964 में शांतिलाल शाह के अंडर एक कमेटी बनाया गया था इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें ये देखने के लिए कि ये अबॉर्शन का जो सिचुएशन है उसको हम लीगलाइज कर सकते हैं या नहीं, ये चीज को एक्सप्लोर करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। तो इस टाइम का जो माहौल है ये भी थोड़ा हमें समझना जरूरी है। इस टाइम पे नियो माल्थुसियन एक इकोनॉमिक थ्योरी भी था, जिसका अभी तक नहीं आई, बुला के गए। सॉरी, आई होप मेरा आवाज सब तक पहुंच रहा हाँ हाँ, जी जी जी। है। ठीक, ठीक। तो 1960s में ये भी न्यू मार्क्सियन थ्योरी, इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे देखा जाता था, ये पॉपुलेशन से कनेक्ट करके देखा जाता था कि जिस देश में शायद ज्यादा आबादी है, ऐसा देखा जाता था या माना जाता था कि आबादी सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है। अगर कम से कम population, तो शायद हम इस इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम सही तरीके से देख सकते हैं। तो वो संदर्भ में बहुत सारे जो डेमोग्राफर्स थे ये भी देखना चाह रहे थे कि अबॉर्शन को लाने से पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इम्पैक्ट है उस पे भी कुछ उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो 1964 में जब एक कमेटी बना था, तो बेसिकली डॉक्टर्स का एक बड़ा लॉबी था, जो चाहते थे कि जो महिलाएं असुरक्षित गर्भ समापन के बारे में, शायद उनका डेथ हो रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स अलाउड नहीं थे कोई अबॉर्शन सर्विस देने के लिए। और डेमोग्राफर्स का भी ये नजरिया था कि शायद अब इससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को भी थोड़ा सा हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये सारे सोच के साथ ये लॉ का इनिशियल ड्राफ्ट्स या डिस्कशंस स्टार्ट हुआ था। इसी टाइम में 1964 में ये कमेटी का गठन हुआ था, और 1965 में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का एक मिशन इंडिया में विजिट किया थे। वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स या गर्भ निरोधक के बारे में कुछ टिप्पणियां देके गए थे कि हमारे देश में और भी तरीके का
कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल होना चाहिए। उसी के साथ साथ वो ये भी रिकमेंडेशन दिए थे कि देश में अबॉर्शन भी शायद लीगलाइज होना चाहिए। और 1970 में एक थेराप्यूटिक अबॉर्शन को लेके ऑस्लो में एक स्कैंडिनेवियन नॉर्दर्न यूरोप का एक कंट्री में कन्वेंशन हुआ। तो थेराप्यूटिक अबॉर्शन का मतलब है कि ये एक बहुत ही मेडिकल फील्ड के अंदर फिर आ जाता है कि अगर इसे ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी को एक अबॉर्शन या अगर समापन का प्रोसीजर मिलना चाहिए तो उसके तहत क्या क्या प्रोसीजर्स होना चाहिए, इस तरीके का कन्वेंशन हुआ था 1970s में। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में ये सारे फैक्टर्स को का डेफिनेटली इस पे काफी इन्फ्लुएंस था। और जो ये प्रोसेस था 1965 में 66 में ये जब रिपोर्ट सबमिट किया गया था और जब इंटरनली कैबिनेट में ये सारे अबॉर्शन के मुद्दे पे डिस्कशन हुआ था, तो कंट्री वाइड एक सर्वे भी किया गया था जहाँ पे इवन रिलीजियस लीडर्स का भी नजरिया सुना गया था। तो बहुत सारे जगह से ये भी आया था जो अबॉर्शन जो शब्द है उससे बहुत सारे हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके साथ शायद वो थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। तो इसीलिए ये जो शब्द अबॉर्शन है हमारा जो लॉ है, इसीलिए उसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पूरे एक्ट में आप कहीं अबॉर्शन ये शब्द का प्रयोग आप नहीं देखेंगे। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये 1971 में फाइनली वो इनैक्ट किया गया, तब से ये लागू किया गया। और ये फैक्टर्स आप समझ सकते हैं, ये कोई ऐसा कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट या नारीवादी कोई ऐसा मूवमेंट के वजह से ये एक्ट नहीं आया। ये ज्यादातर ये डॉक्टर्स को इनेबल करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स इसे पहले नहीं कर पा रहे हैं। और जो एक्ट है वो बेसिकली जो इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शंस में बता रहा था 312 से 318 है, उसको हटा नहीं रहा है। ये एक एक्सेप्शन है कि वो मतलब ऐसा आप मान सकते हैं लॉ में हमारे मेरे पास अभी अपूर्वा और अभिति वो लॉयर्स है, वो और भी डिटेल में इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन यही है कि एज सच अबॉर्शन देश में गैर कानूनी है, लेकिन जो एमटीपी एक्ट के अंदर कंडीशंस दिए गए हैं वो उस कंडीशंस को अगर हम फॉलो करेंगे, जो ये उस कंडीशन को मानते हुए जो ये अबॉर्शन कर सकते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनके क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेटेड जो एरिया सेटिंग है वहाँ पे अगर करेंगे तो ये सेक्शन आईपीसी के सेक्शंस के तहत नहीं आते हैं। तो इस तरीके से अबॉर्शन लीगल है। तो ये थोड़ा हम एक समझने का जरूरत है कि जो एमटीपी एक्ट है वो बेसिकली आईपीसी के सेक्शन का एक एक्सेप्शन बना के दिया गया है। उसमें बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं कि इस कंडीशंस के अंदर अगर अबॉर्शन किया जाएगा, अगर एक सही से ट्रेन्ड पर्सन जो अबॉर्शन कर सकते हैं, जो उस लॉ के अंदर डिफाइंड है वो करते हैं और एक सही सेटिंग में करते हैं, तभी ये हम्म। am I audible? आ, हाँ, लास्ट के दो वर्ड्स के पहले हम सुन पाए थे। रियली सॉरी। तो मैं जस्ट ये बोल रहा कि ये बैकग्राउंड था 1971 में जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स यही है कि क्यों ये एक्ट ऐसा ज्यादा राइट्स बेस्ड नहीं, जैसे हम सोचते हैं ये अधिकार आधारित होना चाहिए। ये अधिकार आधारित नहीं होने का कुछ ऐसे भी कारण है क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से नहीं आया। ये जस्ट एक लॉ का एक्सेप्शन के तरीके से लाया गया, डॉक्टर्स को ज्यादातर प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया ताकि वो अबॉर्शन सर्विसेज कंटिन्यू कर पाए। और थोड़ा बहुत इस पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन ग्रोथ का रेस्ट्रिक्शंस का भी थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट था। उसके बाद 1971 के बाद ये जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, तो यौन या प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार का टर्मिनोलॉजी हम ज्यादातर यूज करते हैं, वो 1994 में कायरो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, आईसीपीडी। तो उसके तहत ही ये लैंग्वेज जो है, जो हम ज्यादातर राइट्स बेस्ड लैंग्वेज यूज करते हैं यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के मुद्दों पे, तो वो 1994 से एक्चुअली वो हमारे डेवलपमेंट डिस्कोर्स में भी आया। तो उसी उसके अंदर अबॉर्शन को भी माना गया था, ये भी इम्पोर्टेंट एक राइट है। ये एक बॉडीली ऑटोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट राइट है। ये ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो एस्पेक्ट है
राइट टू लाइफ है उसका, सिर्फ राइट टू लाइफ मतलब सिर्फ डेथ और लाइफ नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसमें इम्पोर्टेंट है। इसी के अंतर्गत हम इंटरप्रेट करेंगे तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स उसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज हैं, उसमें भी अबॉर्शन का कुछ कुछ जगह पे मेंशन है। बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड और भी प्रोसेसेस हैं वहाँ पे भी अबॉर्शन का मेंशन है। तो ये ज्यादातर ये राइट्स बेस्ड जो लैंग्वेज है वो ज्यादातर 1994 के बाद से ही हमारे डेवलपमेंट डिस्कोर्स में आया है, और हमारा जो एक्ट है वो 1971 में। तो ये भी कुछ कारण है कि आप जो जिसके वजह से हमारा एक्ट उतना राइट्स बेस्ड लैंग्वेज यूज नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे एक्ट का अमेंडमेंट नहीं हुआ है, आगे जाके दो अमेंडमेंट भी हुए हैं। 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंतर्गत मेडिकल अबॉर्शन पिल्स जो है, जो दवाई के जरिए अबॉर्शन हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादातर, तो उसका इंट्रोडक्शन हुआ 2002 में एक अमेंडमेंट के तहत। और 2002 में ये भी आया कि पहले था कि अगर कोई प्राइवेट फैसिलिटी में अबॉर्शन कर होता है तो उस प्राइवेट फैसिलिटी को अप्रूवल लेना होता था। तो वो अप्रूवल पहले एट अ स्टेट लेवल एक कमिटी रहता था, उसके वजह से वो देख के वो कमिटी अप्रूव करते थे कोई फैसिलिटी में अबॉर्शन हो सकता है नहीं। लेकिन वो 2002 के बाद क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट बन गया था कि हर चीज अगर स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा, तो बहुत डिलेज हो रहे थे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो अबॉर्शन करवाना चाहते थे। तो 2002 में वो रूल भी चेंज किया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी फॉर्म करने का उसमें प्रोविजन बनाया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा कमेटी होना चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी अगर संस्था या कोई भी हॉस्पिटल है जो अबॉर्शन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस कमेटी को रीच आउट कर सकते हैं, और वो कमेटी उस पर इंस्पेक्शन जांच करके उसको अप्रूवल दे सकते हैं, तो उस जगह पे हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो उसके बाद 2014 में और एक अमेंडमेंट के लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया था। तो 2014 वो रिजेक्ट हो गया था, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है वहां से रिजेक्ट किया गया था। इसमें दो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस का बात किया गया था कि 12 हफ्तों तक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एज अ राइट और ऑन रिक्वेस्ट अबॉर्शन प्राप्त करने के लिए कोई भी महिला है जो अबॉर्शन लेना चाहते हैं उनको शायद वो कंडीशंस के अंदर फिट नहीं करना है, वो ऑन रिक्वेस्ट सिर्फ अबॉर्शन मांग सकते हैं और डॉक्टर्स उस पर दे सकते हैं। तो ऐसा एक प्रोविजन के लिए अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था। और ये भी प्रपोज किया गया था कि जो डेफिनेशन है जो अबॉर्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, अभी भी देश में ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर जिनके पास एटलीस्ट 6 महीने का जूनियर रेसिडेंसी या ट्रेनिंग है वो जिनके पास है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बिना जो डॉक्टर नहीं है और कोई हेल्थ प्रोफेशनल्स या नर्सेज या नॉन एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो 2014 के अमेंडमेंट में वो रिक्वेस्ट भी डाला गया था, लेकिन वो अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गया था। अ, इसमें भी थोड़ा डॉक्टर्स का भी थोड़ा सा लॉबी था कि वो नहीं चाहते थे कि वो डॉक्टर्स के हाथ से दूसरे प्रोफेशनल्स या नर्सेज या आयुष प्रैक्टिशनर्स के पास जाए। लेकिन एविडेंस ये बताता है कि वो लोग काफी केपेबल है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे नेपाल में नर्सेज प्रोवाइड करते हैं अबॉर्शन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। बांग्लादेश वहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं, कंबोडिया वहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो एविडेंस है कि नर्सेस भी काफी केपेबल हैं प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन हमारे देश में वो अभी तक अलाउड नहीं है। फिर 2021 में और एक अमेंडमेंट आया जिसके तहत कुछ जेस्टेशनल एज में भी चेंजेस आए। पहले ज्यादातर 20 हफ्ते तक भी अबॉर्शन हो सकता था, अभी उसको 24 हफ्ते तक एक्सटेंड किया गया है। और अगर कुछ भ्रूण में कुछ एनोमलीज है तो उस केसेस में ये कोई लिमिट नहीं है, किसी भी जेस्टेशनल एज में अबॉर्शन हो सकता है। कुछ कुछ चेंजेस ये भी है कि 2020 हफ्तों तक सिर्फ एक डॉक्टर के ही ओपिनियन से अबॉर्शन हो सकता है। पहले था कि 12 से 20 हफ्ते तक दो डॉक्टर्स का था, उसको चेंज किया गया, 20 से 24 हफ्ते तक सिर्फ दो डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए, और 24 हफ्ते के बाद अगर अबॉर्शन करवाने हैं तो जाके ज्यादा एक मेडिकल बोर्ड का क्रिएशन होना है। तो ये ज्यादातर, और मतलब एक्ट में क्या था उस डिटेल्स में मैं और नहीं जाऊंगा। मैं शायद कुछ ऑडियंस का कोई सवाल है उस पर ज्यादा एंगेज करना चाहूँ, तो मैं इसके रिलेटेड कोई भी रिसोर्सेज अगर किसी को चाहिए होगा मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ, आप फिर पार्टिसिपेंट्स के साथ भी वो शेयर कर सकते
तो थैंक यू। साथियों, कोई सवाल है आपके तो हम सवाल लेंगे। 3-4 मिनट के लिए हम लोग सवाल पे जाएंगे। कोई शौविक ने जो भी कोई शब्द को ऐसा यूज किया होगा जो आपको नहीं समझ में आया हो उसके बारे में, या कुछ भी सुनने के बाद कोई भी आपके दिमाग में कुछ भी चीज जा रही है तो अ, वैसे एक दो साथियों ने अपना माइक ओपन किया है। जी। अ, सभी को नमस्ते। सुषपाल। शायद सौविक जी ने सिस्टमेटिक ढंग से शुरू से लेकर के आखिरी तक अ, उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से वो अपनी बात को बहुत अच्छी तरह समझाया है और बताया है। इसके लिए मैं सभी जी को धन्यवाद देता हूँ। बस इतना मुझे कहना, इसमें जोड़ना तो नहीं, लेकिन वो लोग सिस्टमेटिक ढंग से शुरू से लेकर के आखिरी तक आग को लेकर के और कब कौन है कैसा है, उन्हें बहुत सही ढंग से समझाया है, बताया है। धन्यवाद। थैंक यू। अ, मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल क्या, बस मैं जानना चाह रही थी कि शायद कई सारे और साथी होंगे जो जानना चाह रहे होंगे। एक आता है, एक बात आती है जनरली, गर्भपात, गर्भ समापन, ये तो दो वर्ड हैं। कभी हम अ, एक समय पहले देखते थे कि सभी साथी गर्भपात वर्ड को बहुत इस्तेमाल करते थे, और कुछ समय से ये देखा हमने कि हम गर्भ समापन का शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो शिफ्ट को हम लोग बात करेंगे, और क्या, क्यों हमको कौन से वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्या उस पर थोड़ा सा हम क्या बात कर सकते हैं 2 मिनट में? थैंक यू सुनीता जी। तो ज्यादातर ये गर्भपात का जो शब्द था वो एक एक नेगेटिव ऐसा एक कॉनोटेशन देता है। पाथ मतलब ये गिरना या किसी, तो ये एक नेगेटिव वर्ड माना, और जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं अबॉर्शन के बारे में काफी चुप्पी या स्टिग्मा वगैरह है समाज में। तो हम ऐसा एक नेगेटिव शब्द का हम यूज करेंगे तो वो सर्विसेज को और नेगेटिव ऐसे बनाते हैं, स्टिग्मेटाइज करते हैं। तो समापन ज्यादातर एक डिग्निफाइड एंड में से कोई एक, आप मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंत में आप बोलते हैं कि इस प्रोग्राम का समापन किया गया, तो इसका एक अच्छी तरीके से उसका एक अंत हो रहा है, एक डिग्निफाइड तरीके से उसका एक अंत हो रहा है, तो ऐसा एक कॉनोटेशन देता है। तो इसीलिए हम ज्यादातर मतलब गर्भपात से हटके ये शब्द गर्भ समापन का अब यूज करते हैं। तो ये आज मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री में भी उनके जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो सब में भी यूज होते हैं। तो ये मतलब इस तरीके से इसका एक्सेप्टेंस सिर्फ एनजीओ सेक्टर में है ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी वो गर्भ समापन का ही यूज करते हैं। और आप लोग भी आपके अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी काम करते हैं, तो आप किसी से भी आप अगर आप देखते हैं वो गर्भपात का यूज कर रहे हैं, आप उनको एनकरेज कर सकते हैं कि ऐसा नहीं करके गर्भ समापन शब्द का चयन करें। थैंक यू। कोई और साथी, किसी का कुछ और प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ? मैम मेरा एक सवाल है। हाँ जी। जैसे कि सर बता रहे थे एमबीबीएस या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, तो क्या उसमें हमारे जीएनएम वाले भी लोग आ सकते हैं, वो अबॉर्शन कर सकते हैं? थैंक यू पूजा जी सवाल पूछने के लिए। तो अभी हमारे अभी कानून में जो है वो सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर्स, तो कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं कर सकते। जो एमबीबीएस डॉक्टर उनके पास 6 महीने का अगर ट्रेनिंग है तभी वो सिर्फ 12 हफ्ते तक का ही अबॉर्शन कर सकते हैं। और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो एमबीबीएस करने के बाद ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में एक डिग्री लिए हैं, वही उसके बाद 12 हफ्ते के बाद वाले अबॉर्शन कर सकते हैं। तो देश में कानूनी तरीके से इसके अलावा और कोई अबॉर्शन एक्चुअली नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर रिसर्च का बात करेंगे कि उनके पास ये क्षमता है या नहीं, वो बहुत सारे देश में, जैसे मैं बता रहा था कि नेपाल में होता है, बांग्लादेश में होता है, कंबोडिया में होता है, मतलब मैं हमारे ही इंडिया के आसपास के देश का बात कर रहा था कि इसके अलावा भी बहुत सारे देश विश्व में हैं जहाँ पे नर्सेज भी अबॉर्शन करते हैं। तो ये अभी कानूनी तरीके से तो ये अलाउ नहीं, शायद हम
इसके लिए और पैरोकारी एडवोकेसी करेंगे तो शायद किसी दिन ये भी पॉसिबल होगा। थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू पूजा। कोई और साथी, कोई और प्रश्न है किसी का, तो हम आगे जा सकते हैं। मेरा एक सवाल था हाँ। शौर्य से। तो आपने जो कहा था कि जो हमारे नारीवादी मूवमेंट था, उसमें ये एबॉर्शन के इशू को इतना फोकस नहीं किया, या इसको एकदम इम्पोर्टेंट मुद्दा के हिसाब से जैसे उन्होंने बाकी मुद्दों को रखा था, एबॉर्शन के इशू को उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, या इतना फोकस नहीं किया था। तो इसके पीछे क्या कोई कारण है क्या? नारीवादी मूवमेंट के अंदर भी जैसे एक दूसरे से इस इशू के बारे में इतना एग्रीमेंट नहीं था, कि कोई कुछ अ, अ, दूसरे ओपिनियंस थे, तो वो मुझे थोड़ा जानना था। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये ज्यादातर क्योंकि ये मुद्दा ही मतलब उस समय में 1960s में जो नारीवादी जो मूवमेंट था उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के तब नहीं आया था। उस टाइम पे ओवरऑल और भी शायद सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे उस टाइम पे। ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत बातचीत होता था, लेकिन वेरी स्पेसिफिकली इतने अबॉर्शन के बारे में इतना बातचीत नहीं हुआ। और एजेंडा को ऐसा नहीं कि वो जुड़े नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस रहा, जो पॉलिसी मेकिंग या लॉ मेकिंग का प्रोसेस था, उसमें ज्यादातर डॉक्टर्स और डेमोग्राफर्स का लॉबी ही ज्यादा स्ट्रांग था। उस समय पे सिविल सोसाइटी कंसल्टेशन अभी शायद नहीं, मतलब ये 1990s के बाद से या 1980s 1995 में जब बीजिंग कॉन्फ्रेंस भी हुआ या 1994 में जब आईसीपीटी हुआ, ये ज्यादातर नारीवादी या एसआरएचआर एस्पेक्ट से जो एनजीओ हैं उस तरीके से ज्यादा वो उस टाइम से ज्यादा जुड़ने लगे थे। तो उसके पहले क्योंकि उनका कंसल्टेशन का भी इतना स्पेस नहीं बना था, तो इसलिए वो जुड़ नहीं पाए थे। लेकिन अभी के समय में भी ऐसा है कि जो ओवरऑल फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसमें भी कुछ कुछ जगह है जहाँ पे थोड़ा सा ग्रे जोन है, जहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट जो है, तो अभी हमारे देश में कानून में बता रहा था कि अभी चेंज किया गया है कि अगर कोई भ्रूण में अगर कोई एनोमली है तो इसका कोई लिमिट भी नहीं रखा गया है। तो ऐसा एक हिंट भी कोई दे सकता है कि वो डिसेबिलिटी को काफी एक यूजेनिक एक नजरिए से भी देखते हैं कि जो डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट शायद ये भी फील कर सकते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति जो कोई ऐसे डिसेबिलिटी के साथ है तो उनका क्या अधिकार नहीं है समाज में, उनका वैल्यू अगर क्या ये नहीं है। जैसे पीसीपीएनडीटी एक एक्ट है जहाँ पे ज्यादातर सेक्स रेशियो को कंसिडर करते हुए वो एक्ट लाया गया था, लेकिन डिसेबिलिटी राइट्स के एस्पेक्ट से वो क्लियरली नहीं डिफाइन किया गया। लेकिन ये रिफ्ट्स डिस्कशन के ऐसा नहीं है कि रिफ्ट्स एक्चुअली है, ये परसेप्शन है कि कुछ कुछ जगह से, इसलिए क्रॉस मूवमेंट इतना कोलेबोरेशन हमेशा नहीं बन पाया है। लेकिन ऐसा एक नाइरोबी प्रिंसिपल्स भी है जिसके अंतर्गत डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट और अबॉर्शन राइट्स मूवमेंट के सारे बहुत सारे एक्टिविस्ट आके ऐसे प्रिंसिपल्स भी डिफाइन किए हैं जिसके अंतर्गत दोनों ही राइट्स को एक साथ ले जाके हम कैसे पैरोकारी कर सकते हैं उस पर भी डिस्कशन किया गया है। जैसे और एक है क्वेयर राइट्स मूवमेंट के साथ भी है। तो क्वेयर इंडिविजुअल्स का भी अबॉर्शन नीड्स होते हैं, लेकिन ऑफन बहुत ही सिस सेंट्रिक या वुमेन्स राइट्स मूवमेंट के अंतर्गत क्वेयर राइट्स मूवमेंट का भी बहुत जगह पे ओवरलैप इतना आसानी से नहीं हो पाया, उसमें भी बहुत सारे रिफ्ट्स हैं। लेकिन ये 2021 में अमेंडमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का 29 सितंबर 2022 में एक जजमेंट था। उसके मुताबिक जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत जिसको भी कोई भी व्यक्ति जिनको अबॉर्शन का नीड है वो अबॉर्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्वेयर राइट्स और अबॉर्शन राइट्स का एक आप ओवरलैप आप सोच सकते हैं। तो कुछ जगह पे अभी भी रिप्स है, जैसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो शायद बहुत ज्यादा सिर्फ कॉन्ट्रसेप्शन पे, गर्भ निरोधक पे बात करते हैं, वो शायद अबॉर्शन तक बात को नहीं ले जाते। तो ये प्रायोरिटीज का कभी कभार इशू हो जाता है, लेकिन इंटरनली कोई प्रिंसिपली फंडामेंटली आई डोंट थिंक कोई रिफ्ट है।
ये चर्चा में हमेशा नहीं होता है, क्रॉस मूवमेंट चर्चा शायद बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, यही हमें शायद और प्रयास करना चाहिए, तो बस यही जोड़ना चाहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू अन्वेषा इस प्रश्न के लिए। काफी महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन। कोई और साथी अगर उनका सवाल है तो रखते हैं, अन्यथा हम आगे जा सकते हैं दूसरे पैनल को सुनने के लिए, दूसरे साथी को। अ, ठीक है, तो हो सकता है हम अंत में और सवाल में एक साथ जाएंगे। तो थैंक यू सौविक। अब हम नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं, जो हमारे दूसरे साथी हैं अपूर्वा, अपूर्वा विवेक जी। शायद वो हैं अपूर्वा जी। हाँ तो जी हाँ, जी। हाय, मैं हाय ही हूँ। हाय जी जी। तो हम चलते हैं आपको सुनने के लिए आगे। थैंक यू। मैं बस मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है मेरा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ज्यादातर बातें लॉ से भी रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं उसके बारे में शौविक ने बात करी दी है। तो मैं ऐसे कुछ मुद्दों के बारे में बात करूंगी जो मेरे एक्सपीरियंस से निकले हैं। तो और उसके पहले एक जो जजमेंट था, अभी हाल में एक जजमेंट आया है 2022 में, सितंबर 2022 में, जो पहले दिल्ली हाई कोर्ट गया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया। और फैक्ट्स थे उस केस के कि एक महिला थी, एडल्ट महिला, जो अपने पार्टनर के साथ रह रही थी और उनकी प्रेगनेंसी प्लान थी या अनप्लान थी, पता नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद जब उनके पार्टनर से उनका रिलेशनशिप खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो उस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, उस बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, और इसलिए उन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। तो वैसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ये कहकर मना कर दिया, और प्रेगनेंसी 22 हफ्ते की थी, तो ये कहकर मना कर दिया कि जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसमें नए नए कंडीशंस जुड़े हैं, जिसमें 20 से 24 हफ्तों के बीच में भी औरतें गर्भ समापन करा सकती हैं, उन किसी कैटेगरीज में वो नहीं फॉल कर रही हैं, क्योंकि पहली बात वो मैरिड नहीं है, दूसरी बात कि वो प्रेगनेंसी लग रहा है कि कंसेंशुअल है। तो वैसे में कोर्ट ने काफी अच्छा, काफी एक उदार एक जजमेंट दिया जिसमें कुछ बहुत जरूरी बातें कही हैं। और इन बातों ने, इस जजमेंट ने अबॉर्शन के एक्सेस का स्कोप बहुत बढ़ा दिया इंडिया में। तो पहली बात तो इसमें सबसे जरूरी बात उन्होंने ये कही, जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट है, तो उन्होंने ये कही कि मैरिटल स्टेटस जो है किसी भी औरत का, वो मायने नहीं रखता है जब उनको अबॉर्शन चाहिए होता है। तो वो भले ही अनमैरिड हो, लेकिन अगर वो अबॉर्शन चाह रही हैं तो वैसे में उनको उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे कि एक मैरिड महिला को ट्रीट करना है। दूसरी बात ये कही गई कि हर प्रेग्नेंट पर्सन के पास भारत में रिप्रोडक्टिव डिसिजनल ऑटोनॉमी है, यानी कि उनको अपने शरीर को लेके शारीरिक स्वायत्ता है, जिसको हम लोग बॉडीली ऑटोनॉमी कहते हैं। तो अपने शरीर को लेकर जो निर्णय है वो उनके हाथ में होना चाहिए। और उन कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि हमारा एमटीपी लॉ जो है वो चूंकि प्रोवाइडर सेंट्रिक है, जैसे कि शौविक ने भी अभी बताया कि ये राइट्स बेस्ड नहीं है, ये वुमेन सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि ये किसी मूवमेंट से नहीं उपजा हुआ है। ये हेल्थ प्रोवाइडर को क्रिमिनलाइजेशन से बचाने के लिए ये लॉ बना था। तो कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि चूंकि ये प्रोवाइडर सेंट्रिक है, तो एक जो सर्विस सीकर है, यानी कि जो महिलाएं सर्विस चाह रही हैं, वो तो यहाँ पे सफर कर ही रही हैं, उसके अलावा हेल्थ प्रोवाइडर्स भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा एक तलवार टंगी रहती है। उनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि या तो पॉक्सो में या तो फिर आईपीसी की किसी धारा में उनको फिर क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है, और ये नेचुरली कोर्ट से ये लेजिस्लेटिव मामला है तो ये कोर्ट से तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोर्ट ने बहुत एक्सपैंड कर दिया है लॉ को। दूसरी चीज थी कि
मराइटल रेप अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं हुआ है इंडिया में, लेकिन जहां तक अबॉर्शन लॉ की बात है, जहां रेप की बात हो रही है, तो वैसे में इस जजमेंट में ये भी कहा गया कि इस लॉ के लिए रेप विल इंक्लूड मराइटल रेप। तो वैसे में अगर कोई मैरिड महिला भी कहती है कि उनके हस्बैंड के द्वारा उनका रेप हुआ है, तो वैसे में उनको अबॉर्शन इस लॉ के तहत मिल सकता है, इवन व्हेन मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस राइट नाउ। ठीक है, तो ये उस जजमेंट के कुछ कुछ खास कुछ कुछ चीजें हैं, और ये जजमेंट काफी प्रोग्रेसिव रहा है अभी अबॉर्शन राइट्स को एक हिम्मत देने में, एक नई ऊर्जा देने में। मेरा काम जो रहा है वो ज्यादातर कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस के साथ रहा है। कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस मोटा मोटी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो प्रिजन्स हो गए, जेल। दूसरे हमारे मेंटल असाइलम्स हो गए, यानी कि जितने साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें लोग रहते हैं। और तीसरे शेल्टर होम्स हो गए। तो ये शेल्टर होम्स भी जो हैं ये या तो गवर्नमेंट रन होते हैं या तो एनजीओज के द्वारा रन होते हैं, पर फंडिंग जो होती है इनकी कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा होती है, क्योंकि कोई भी डेस्टिट्यूट या कोई भी बेघर इंसान या कोई भी ऐसे इंसान जिनके गार्डियन नहीं होते या जिनके पास परिवार नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं होता, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी माने जाते हैं। तो वैसे में वो ये जितने भी शेल्टर होम्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग उनको मिलती है। तो इन शेल्टर होम्स में एक एडेड बैरियर है जिसके बारे में अभी मुझे लगता है कि डिस्कोर्स थोड़े कम है। ये बैरियर कस्टडी है। कस्टडी इटसेल्फ इज अ बैरियर। तो ऐसे में क्या होता है कि जहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे बैरियर्स पहले से ही औरतों के लिए खड़े होते हैं जहाँ पे उनको अबॉर्शन कराना होता है। तो सबसे पहला बैरियर तो उनकी फैमिली होती है, हस्बैंड होते हैं, उनके इन लॉज होते हैं, उनके खुद के पेरेंट्स होते हैं जो कि उनको कहते हैं कि नहीं, अब बच्चा आ गया है तो फिर उसको रख ही लो। तो इस तरह की बातें बोली जाती है। उसके बाद कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी में अबॉर्शन को लेके जिस तरह का स्टिग्मा है, जैसा डिस्क्रिमिनेशन है, कि अगर अनमैरिड लड़की है, अगर पता चल गया कि इसने अबॉर्शन कराया तो आगे उसकी शादी नहीं होगी, उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। कल ही हमारी डिस्कशन हो रही थी। यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे हमने एक सेमिनार किया था सेफ अबॉर्शन डे के लिए। तो उसमें सीडब्ल्यूसी के भी चेयरपर्सन और मेंबर्स आए थे, और एक उन्होंने शेयर किया कि कैसे लड़कियां जो आयुष्मान भारत स्कीम कवर सर्जिकल अबॉर्शन, अच्छा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कैसे जो अंडर एज लड़कियां होती हैं वो सेक्स रैकेट की और ट्रैफिकिंग की, यहाँ झारखंड में मैं जहाँ रहती हूँ वहां से ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादातर लड़कियां या तो सेक्स वर्क में जाती हैं या तो फिर वो घरेलू कामों में जाती हैं, जहाँ के बाद भी अल्टीमेटली बहुत बार वो सेक्स वर्क में एंड अप कर जाती हैं। तो अबॉर्शन का डिनायल और उस बच्चे का पैदा होना, और उसके बाद वो जो खुद जो लड़की बच्ची है उसका ट्रैफिक हो जाना, इन सब में कैसे एक नेक्सस है, इसके बारे में वो बात कर रही थी। और उसके बाद वही वो बात कर रही थी कि एक अंडर एज लड़की आई थी और कैसे उन्होंने, मतलब ये लॉज जो हमारे हैं वो अगर आप लिबरली पढ़ना चाहें तो वो बहुत लिबरल है। फिर आप बहुत सारे सेक्शंस का सहारा लेकर आप ट्राई कर सकते हैं कि जो सेवा मांग रहे हैं उन तक सेवा पहुंच जाए। लेकिन अगर आप इनको संकीर्ण रूप से पढ़ना चाहें, एक बहुत ही नैरो वे में पढ़ना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये लॉ दोधारी तलवार की तरह है। हम अपनी तरफ से से बात किया। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर हमारे काम के दौरान, मैं उस समय बिहार में काम कर रही थी, और हमारे काम के दौरान हमने शेल्टर होम्स में बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारी लड़कियों से हम लोग मिले, जिनको हमने देखा कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी लेके वो लोग पहुंची थी, लेकिन टर्मिनेशन की कोई बात नहीं होती थी। इन सारे शेल्टर होम्स में टर्मिनेशन की प्रिजन मैनुअल में
आपको मिल जाएगा कि प्रेग्नेंट औरत जो भी आई हैं उनको दूध मिलना चाहिए, उनको फल मिलना चाहिए, उनको अंडा मिलना चाहिए। लेकिन कहीं पे भी ये बात नहीं होती है कि उनसे एक बार पूछना चाहिए कि आप टर्मिनेट कराना चाहते हो या आप रखना चाहते हो। तो ये बात कहीं पे भी कस्टोडियल होम्स में नहीं होती। अब कोई औरत जो कस्टडी में नहीं है, जो स्टेट कस्टडी में नहीं है, वो सारे बैरियर्स को झेलते हुए भी अल्टीमेटली, हालांकि बैरियर्स उनके सामने भी बहुत ज्यादा हैं, चैलेंजेस उनके सामने भी बहुत ज्यादा है। वो जगह जगह पे उनको बोला जा रहा है कि आप मत कराइए, अब मत कराइए। काउंसलिंग उसी डायरेक्शन में की जा रही है कि अब हो गया है तो रख लो, बच्चा मारोगी। ये सारा स्टिग्मा जो है ऑलरेडी उनके साथ अटैच्ड है। लेकिन जो औरतें कस्टडी में है, उनके लिए एक एडेड बैरियर है कि वो कहीं निकल ही नहीं सकती। वो घर से भाग के भी किसी हेल्थ फैसिलिटी में नहीं जा सकती जहां पे वो अपना अबॉर्शन करा ले। और ये चीज ज्यादातर अ, हो जो औरतें या लड़कियां शेल्टर होम्स में रहती हैं उनके गार्डियन नहीं होते। तो यहाँ पे लॉ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो कहता है कि माइनर के केस में या औरतें जो मानसिक रूप से विक्षिप्तता से गुजर रही हैं, उनके केस में गार्डियन मैंडेटरी है। तो वैसे में क्या होता है कि अब गार्डियन की ढूंढाई शुरू होती है, और ये प्रेगनेंसी है जो हर दिन बढ़ रही है। तो जहाँ गार्डियन की खोज चल रही है, धीरे धीरे 20 वीक्स पार हो जाते हैं, 20 अब तो 24 वीक्स पार हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो लड़की या वो औरत वहीं की वहीं फंसी रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मुझे बहुत विचलित करता है, और मुझे लगता है कि इस पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। लेकिन इसमें काम करना में बहुत मुश्किल है क्योंकि कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस में बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के हम जा नहीं सकते। और जल्दी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उनकी इंस्टीट्यूशंस में कोई भी बाहरी आदमी घुसे। तो ये काफी मुश्किल काम है। लेकिन होपफुली हम लोग अगर इस पे अलग से थोड़ा ध्यान दें तो हम लोग फिर कर पाएंगे। दो लॉज हैं जिनके साथ एमटीपी एक्ट इंटरैक्ट करते हैं। पहला तो है पॉक्सो। पॉक्सो में मैंडेटरी रिपोर्टिंग का, पॉक्सो जिन जिन वैसे सब लोग जानते ही होंगे, पर पॉक्सो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये एक्ट जो है ये किसी भी बच्चे 18 साल से नीचे के लड़के या लड़की के अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है उसको क्रिमिनलाइज करता है। और इसी लॉ के अंदर मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी होती है। यानी कि कल को अगर मुझे पता चलता है कि कोई भी लड़की या लड़का, कोई भी 18 साल से कम का इंडिविजुअल व्यक्ति, अगर मुझे पता चलता है कि इसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और मैं उससे कहीं से भी संबंधित नहीं हूँ, तो भी मुझे उस उस घटना को, उस जानकारी को पुलिस को रिपोर्ट करना है। और अगर मैं नहीं करती ये काम तो मेरे अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो इस लॉ के अंदर हेल्थ प्रोवाइडर्स बहुत असमंजस में थे, क्योंकि अब कोई बच्ची अगर उनके पास आई है, जो अबॉर्शन का प्ली लेके आई है, भले वो गार्डियन के साथ ही आई है, तो पहले सर्विस प्रोवाइडर को पूरा फॉर्म भरना होता है। फॉर्म तो अभी भी भरना होता है, लेकिन उनको मैंडेटरीली रिपोर्ट भी करना होता है। तो जब वो रिपोर्ट करने जाते हैं तो फिर ये बच्चियां भाग जाती हैं, या वो आती ही नहीं है ये सोच करके कि ये तो रिपोर्ट हो जाएगा। तो वैसे में फिर जबरदस्ती उनको बच्चे पैदा करने होते हैं। तो अभी जो मैं केस डिस्कस कर रही थी सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये भी बहुत बड़ी बात कही गई है कोर्ट के द्वारा कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग जो है, उसका क्लॉज एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको, जहाँ पे दो लॉज को एक हार्मनी में पढ़ा जाता है, ताकि एक दूसरे से वो कॉन्फ्लिक्ट में ना रहे। तो पॉक्सो को हार्मनी में पढ़ा गया एमटीपी एक्ट के साथ, और कहा गया कि जहां तक मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात है, रिपोर्टिंग होगी, लेकिन जो भी विक्टिम आ रही है उसकी आइडेंटिटी डॉक्टर को कंप्लीटली छुपा के रखनी है। उसकी आइडेंटिटी कहीं भी पुलिस को रिवील नहीं करनी है। तो प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता है ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि और इस पे अगर मतलब क्योंकि सहयोग भी काम कर रहे हैं और शौविक और अभिति भी यहाँ पे हैं, तो अगर आप लोग थोड़ा प्रकाश डाल पाए इस पर कि बिना आइडेंटिटी रिवील किए हुए किसी केस को रिपोर्ट करना, उसका मतलब हाउ डज दैट लुक लाइक इन प्रैक्टिकलिटी,
कि अगर हम कह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ जो मेरे पास अबॉर्शन के लिए आई थी, शी हैज बिन अ विक्टिम ऑफ रेप, लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर रहे हैं। तो फिर कैसे हमें, मतलब मैं आई डोंट नो, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड हियर। तो ये एक बात लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कही थी, और एक बार लॉ बन जाता है किसी चीज के बारे में या कोर्ट किसी चीज को प्रोनाउंस करती है, तो उसके बाद फिर अलग अलग रास्ते निकलते हैं। तो ये है। फिर पीसीपीएनडीटी एक्ट एक है, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो ये जो है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन को ये लॉ क्रिमिनलाइज करता है। अब अबॉर्शन के अराउंड बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि ज्यादातर अबॉर्शंस जो हैं वो सेक्स सिलेक्टिव होते हैं, वो फीमेल फिटिसाइड के लिए होते हैं। तो ये मैं बता दूं कि बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है पहली बात तो, क्योंकि ज्यादातर अबॉर्शंस जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत मुश्किल है, अनलेस आपके पास बहुत एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, बहुत मुश्किल है फीटस का लिंक पता करना। तो लेकिन ये एक इशू है अभी, जैसे झारखंड में करीब 850 हो गया है सेक्स रेशियो, और ये अर्बन एरियाज में और कम है। तो फीमेल फीटिसाइड एक इशू तो है, लेकिन इसको एमटीपी के साथ क्लब कर देना वो कितना सही है, वो समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारा कल जो पैनल डिस्कशंस हमारे कल जो हुए थे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में, उसमें कई डॉक्टर्स भी थे, गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो भी बार बार इस पॉइंट को रेज कर रहे थे। तो वहां पर सिर्फ मैंने एक सवाल पूछा, हमने एक सवाल किया कि आपके पास क्या जरिया है पता लगाने का कि वो कपल जो है या वो महिला जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करके आई है। तो वैसे तब उन्होंने बोला कि हम अपना जजमेंट यूज करते हैं। तो मैंने पूछा कि एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम, जैसे कि अगर हमने देखा कि उसकी 3 लड़कियां पहले से हैं और फिर वो चौथे में अबॉर्शन कराने आ रही है, तो हम वो अज्यूम करते हैं कि फिर से लड़की होगी। तो ये जजमेंट एकदम से गलत भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 3 के बाद उनको लगे कि अब बस बंद करना है हमें, अब हमें अबॉर्शन नहीं चाहिए। इसी तरह से कई जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो लोग बोलते हैं कि अगर फर्स्ट ही प्रेगनेंसी में औरत अबॉर्शन कराने आ गई है, हो सकता है उस समय वो रेडी ना हो। तो इस वजह से एमटीपी लॉ की जो अभी शौविक भी बात कर रहे थे कि ये राइट्स बेस्ड नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर सेंट्रिक है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करता है, क्योंकि हम हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग जो है वो औरतों से लेकर खुद के पास रख लेते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, तुम यू आर नॉट केपेबल ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, आई विल डिसाइड इट फॉर यू। मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि सर्विस डिनायल होता है या सर्विस डिले होता है, या उनको भगाया जाता है कि यहाँ जाओ वहां जाओ, या रीरूटिंग हो जाती है कि आप मेरे क्लिनिक में आ जाइए, वहां पे कर देंगे। बहुत कॉमन है ये चीजें। तो फिर औरतें फिर मिसकैरेजेस लेके आती हैं। ये भी बहुत बड़ा इशू है कि औरतें ओवर द काउंटर पिल्स लेके खा लेती हैं, बहुत बड़ा इशू है। और इस पे ट्रेनिंग ना आशा वर्कर्स को है, ना गांव की मिडवाइफ को है। तो वहां पे कोई उनको गाइड भी नहीं कर सकता, और वैसे भी गाइड करेगा तो इलीगल होगा। आशा वर्कर्स भी आई थी कल, तो वो लोग बाद में बता रही थी कि हम लोग को पता तो होता है कि कैसे खाना है, लेकिन हम लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि कहीं मान लीजिए वो औरत मर गई या बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उसने मुंह खोल दिया अपना और बोल दिया कि आशा वर्कर ने बताया था मेरे को कैसे खाना, तो उनको फिर आईपीसी के अंडर जेल हो जाएगा। तो ये इश्यूज हैं। और वैसे में, और हेल्थ वर्कर्स भी ये मानते हैं कि मिसकैरेजेस उस तरह से जो होते हैं, ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग लेके जो औरतें आती हैं, वैसे मिसकैरेजेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है व्हेन कंपेयर्ड टू एन अबॉर्शन, राइट। अबॉर्शन से आप कंपेयर करेंगे तो उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली जब ज्यादातर औरतें जो आती हैं वो एनेमिक होती हैं, बहुत यंग होती हैं। यहाँ पे झारखंड में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस काफी रैम्पेंट है, 15-16 साल में लड़कियां माँ बन रही हैं पहली बार। तो वो इस चीज को मानते हैं कि ये एक इशू है, लेकिन इससे लिंक नहीं कर पाते सर्विस डिनायल को। तो ये चीज ये एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है हेल्थ वर्कर्स के साथ काम कर करके। मतलब कम्युनिटी अवेयरनेस तो एक चीज है ही, हम, मुझे लगता है
इस पे काफी काम भी हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है कि हम कम्युनिटी को जागरूक कर रहे हैं, रिसोर्सेज बना रहे हैं, लॉ के बारे में बता रहे हैं। लेकिन साथ में हेल्थ वर्कर्स को मुझे लगता है जागरूक करने की और थोड़ा डराने की थोड़ी सी जरूरत है कि जब आप सर्विस डिले करते हो या डिनाई करते हो तो उसके रिपरकशंस क्या होते हैं। उसके अलावा लॉ में लॉ वैसे ठीक है और लॉ बेहतर भी हो रहा है, तो होपफुली और बेहतर होगा। और अल्टीमेटली हमारी, मुझे लगता है जो है कि अल्टीमेट विन हमारा तब होगा, अल्टीमेट जीत हमारी तब होगी जब इसको, अबॉर्शन को किसी भी और हेल्थ हेल्थ नीड जैसा देखा जाए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्यूबा में कोई भी अबॉर्शन लॉ नहीं है, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है। अबॉर्शन लॉ की क्या जरूरत है, हमें सोचना ये है कि अबॉर्शन लॉ की हमें जरूरत क्यों है। क्यों नहीं हम अब ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो कोई लॉ नहीं है, या आपके और भी किसी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तो लॉ नहीं है। हर ट्रीटमेंट में कुछ रिस्क होते हैं, राइट। लेकिन अबॉर्शन के ट्रीटमेंट को लेके इसको एक ट्रीटमेंट जैसा देखा ही नहीं जाता है, इसको एक मोरालिटी का इशू बना दिया गया है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये पूरा का पूरा लॉ ही जाए। पहली बात तो पहले, सबसे पहले वो आईपीसी की धाराएं जाएं और उसके बाद ये पूरा एमटीपी लॉ जाए और अबॉर्शन को एक हेल्थ नीड जैसा ट्रीट किया जाए। तो मुझे लगता है मेरा टाइम खत्म हो गया है, और इसके अलावा अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ मैं बोल सकती हूँ इस दायरे में। तो ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोलते हैं सेशन को। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू अपूर्वा। काफी सारा चीजें लॉ के बारे में डिटेल में आपने रखा। तो मेरे ख्याल से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी समझ में आया होगा, या बहुत सारे प्रश्न भी होंगे उनके दिमाग में। तो अभी हम प्रश्न के लिए खोल रहे हैं, और जिसके भी कुछ भी प्रश्न हैं या कुछ भी वो इस और भी जानना चाहते हैं, या उनको कुछ और भी समझना है, तो वो अपनी बात को रख सकते हैं। हाय अपूर्वा, मेरा एक सवाल था। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने लॉ के बारे में काफी डिटेल में बताया है, लेकिन मुझे एक मतलब एक नॉर्मल कॉमन पर्सन के हिसाब से अगर मैं सोचूं कि अगर मुझे ये सब सर्विसेज, अबॉर्शन की सर्विसेज की आवश्यकता पड़ गई, तो मेरे पास जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बैरियर्स है, सोशल स्टिग्मा है, डॉक्टर्स भी फ्री डिसीजन लेने के लिए औरतों को काफी टाइम अलाउ नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास क्या प्रोटेक्शन है, और या फिर क्या चीजें मुझे दिमाग में ख्याल रखना चाहिए, मतलब मेरे अधिकार क्या क्या है, अगर वो थोड़ा आप बता सके। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसके अगेंस्ट, स्पेशली अगर आपको प्रोवाइडर ने सर्विस डिनाई किया है तो। क्योंकि ये लॉ जो है जस्टिशिएबल नहीं है, इट्स नॉट अ राइट। तो फिर आप इसके अगेंस्ट आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो वही पूरी जद्दोजहद जो है वो वही है कि इसको एज अ राइट देखा जाए। अगर आपके समाज से बैरियर्स आ रहे हैं, तो फैमिली से बैरियर्स आ रहे हैं, तो आप मुझे लगता है पहली बात तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं, आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो कोई कंक्लूसिव रेजोल्यूशन नहीं दे सकती आपको। अंततः ये एक बहुत बड़ा बैटल है जो कि मतलब मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है कि औरतें बहुत रूटीनली उनको डिनाई किया जाता है अबॉर्शन, और फिर वो मतलब उनके पास यही रिकोर्स रह जाता है कि वो जाके अबॉर्शन पिल्स खा लें एंड दे ब्लीड। तो सॉरी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ज्योति ने हाथ उठाया है। प्लीज ज्योति, आप बोले, क्या सवाल है आपका? बोलो मैम। हम पूछना चाहते थे कि जैसे आपने बताया था उसी टाइम माइटर रेप होता है, जैसे कि महिलाओं के साथ होता है उनके पतियों द्वारा या फिर अन्य लड़कों या
समुदाय के लोगों को दे रहा है, तो ये मतलब माइटर रेप होता क्या, इसमें किसकी हम मदद ले सकते हैं? जी मैं समझी नहीं इस सवाल को। आप एक सहयोग की कोई आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं इसको समझने में? आप माइनर के रेप के बारे में बात कर रही हैं? अपूर्वा, और ये मैरिटल रेप के मैं बारे में बात कर रही है। राइट, मैरिटल रेप के बारे में बात करिए। हाँ, तो जहां तक अबॉर्शन का सवाल है, मैरिटल रेप के लिए 20 से मतलब 24 हफ्ते तक आप अबॉर्शन के लिए कोई महिला जा सकती हैं। तो यही सवाल था क्या, या इसके अलावा भी कुछ था? यस मैम, हम मतलब इसमें मैं था मैं कि मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। हाँ जी। पूर्वा, शायद ज्योति पूछना चाह रही है कि मैरिटल रेप होता क्या है। अच्छा, ज्योति, मैरिटल, ज्योति अच्छा। आप ये पूछना चाह रही हैं? यस मैम। अच्छा, हाँ। मैरिटल रेप जो होता है वो किसी शादीशुदा महिला का अपने पति द्वारा जो रेप होता है। देखिए, ये समझना पड़ेगा थोड़ा कि जैसे ज्यादातर औरतें जो हैं वो बड़ी होती हैं, ज्यादातर लड़कियां ये समझते हुए कि पति का तो जो है ना हक है उनके शरीर पर, तो पति तो जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। तो ये जो है, हम फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है, नारीवादी मूवमेंट, वो कहते हैं कि आपके शरीर पर सिर्फ आपका हक है, ठीक है? आपके हस्बैंड भी आपको बिना मर्जी के आपके छू नहीं सकते। तो वैसे में बहुत सारी कुछ अभी केसेस इसके बढ़ने लगे हैं, जहाँ पे पत्नियां आगे आके कहने लगी हैं कि हमारे हस्बैंड ही हमको मेरा रेप करते हैं, ठीक है? तो वैसे में कोर्ट अभी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट अभी भी वही पितृसत्तात्मक नजरिए से इसको देखती है, कि कहती है कि अगर हम पति के द्वारा किया गया जो संभोग है उसको अगर हम रेप मानने लगे, तब तो शादी की जो पूरी शादी ही खत्म हो जाएगी। फिर तो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो वैसे में अभी जो नया एक जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिटल रेप भले अभी कुछ ना माना जाए, उसको हम रेप ना माने, लेकिन जहां तक अबॉर्शन से संबंध है, हम लोग अगर कोई महिला कहती है आके कि मेरे पति द्वारा मेरा रेप हुआ है और इसलिए मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ, तो उसको 24 हफ्ते तक अबॉर्शन की सुविधा मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा भी कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अच्छा, जो ठीक है ज्योति, थैंक यू। अ, चंद्रभूषण जी कुछ बोल रहे थे, अगर उनको बोलना है तो आप बोले, नहीं तो हम फिर अगले पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम और क्वेश्चन ले सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ, बोलो रजनी। एक्चुअली मैंने अपना एक क्वेश्चन था जो चैट हाँ बॉक्स में डाला था, जी अगर जी। उसका आंसर मेरे को मिल जाएगा तो। तो राजनी ने एक क्वेश्चन चैट में डाला था कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर क्या सर्जिकल अबॉर्शन कवर होता है। तो अपूर्वा, आपके पास मतलब इसका आंसर है? नहीं तो फिर हम बाद में इसका आंसर ले ओ सकते हैं सॉरी, मैं राज। बोलने चाह रही थी और मैंने हाँ रियलाइज नहीं किया कि मैं म्यूट पर हूँ। हाँ। अ, तो जहां तक मेरा ख्याल है, आयुष्मान भारत अभी अबॉर्शंस को नहीं कवर करता है। लेकिन इसको मुझे लगता है कोई मेडिकल पर्सनल इसको बेटर बता पाएंगे। हाँ, अभिति ओके, का थैंक यू अपूर्वा। अच्छा, हाँ अच्छा। यहाँ पे तो मैंने अभी जस्ट गूगल किया है और यहाँ पे लिखा है कि अबॉर्शन सर्विस जो है वो गवर्नमेंट के पब्लिक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फंड या आयुष्मान भारत से कम्प्लीटली फंडेड है। और सर्जिकल अबॉर्शन का जो अपर लिमिट है वो 15,500 तक का जो है इनको मुना मतलब उनको बेनिफिट मिलता है। तो 15,500 तक अगर जो भी खर्च आता है तो वो आयुष्मान भारत से कवर्ड होता है। ऐसा मैंने एक क्विक गूगल सर्च से पाया है। पर इस पे मैं थोड़ा और रिसर्च करूंगी और फिर इस पे बात कर सकते हैं। जी, थैंक यू। तो बस मैं इसी पॉइंट पे, जो रजनी का प्रश्न था, मैं उसमें बता देती हूँ कि जो अपूर्वा ने बताया वही मेरी भी जानकारी थी।
तो अगर जिस हॉस्पिटल में जो एम्पैनल हॉस्पिटल होगा आयुष्मान भारत का, वहाँ पे 15,000 हो या 20,000 हो, उस एम्पैनल हॉस्पिटल को वो अगर लेते हैं तो वो उनको लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट बनाई गई है गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल से। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो बाकी जैसे अपूर्वा ने कहा कि हम एक बार और रीचेक कर सकते हैं, तो हम इसको फिर से रीचेक जरूर करेंगे। तो ममता बिष्ट जी का हाथ उठा है, तो क्या हम लोग दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएं, उसके बाद हम क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? हो सकता है उन प्रश्नों के उत्तर आपको वैसे मिल जाएं। हाँ, ममता या सीमा पाली कुछ बोल रही हैं, कुछ बहुत क्विक है तो 1 मिनट में बोल सकते हैं, अन्यथा हम अगले पैनलिस्ट की ओर जाएंगे। जी ममता बोल रही हैं आप, क्या बोलिए? आपका माइक सेट नहीं हुआ है ममता। ठीक है, कोई नहीं, आप तब तक अपना आप सेटिंग कर लीजिए इसका। तो हम अगले पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं। हमारी जो अगली साथी हैं, पैनलिस्ट हैं, अभिति हैं, जो अभिति का इंट्रोडक्शन जब दिया था तो उन्होंने तब वो नहीं ज्वाइन की थी। अ, अभिति जो हैं एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं, और जेंडर और यौनिकता के कानूनी दायरे में आने वाले जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करती हैं। अलग अलग मूवमेंट के साथ में जुड़ी हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर वे अंतर्विरोधी नारीवादी दृष्टिकोण के साथ हाशिए के जो समुदाय हैं उनके साथ विभिन्न मुद्दों पे काम करने का प्रयास कर रही हैं। और जो हमारा जो ये मुद्दा है, महिलाओं का अधिकार और महिलाओं का चॉइस, उस पे भी उनका रुझान है, वो काम करती हैं। तो मैं अगला सत्र अब अभिति को इनवाइट करती हूँ। अभिति प्लीज आप शुरू करें। नमस्ते सभी को। थैंक यू सुनीता, मेरा ये अगर इंट्रोडक्शन आपके देने के परिचय में लिए। कुछ इंट्रोडक्शन नहीं में कुछ नहीं, मिस हुआ हो बिल्कुल तो आपने प्लीज आप करें। ज्यादा ही बोला, इससे कम ही बोलना हाँ, चाहिए था। सभी को नमस्ते। और आज अंतर्राष्ट्रीय गर्भ समापन दिवस है, तो उसके लिए जो मीटिंग्स और जो भी चर्चाएं हो रही हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा है कि हम ये मिलकर इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो जिस चीज पे मुझे बात करने के लिए कहा गया था कि एक संस्था के रूप में या एक संस्था के साथी होने के रूप में हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो काम लोक पैरवी के लिए अगर हम देखें, तो हम क्या कर सकते हैं एडवोकेसी के रूप, अपने अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में किस तरीके का काम हम आगे लेके जा सकते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, बट मुझे लगता है कि हम अगर चर्चा के रूप में भी इसको करेंगे, और किसी का अगर बीच में सवाल होता है तो आप अपना हाथ खड़ा करके बात कर सकते हैं, कि इसको हम चर्चा की तरह रखें तो शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहले जो मैं बात करना चाह रही थी कि हम संस्थागत रूप से या व्यक्तिगत रूप से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी क्षमता जानें, कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी जो जानकारी है कानून को लेके, कानून को लेके, समाज को लेके, समाजीकरण को लेके, किस तरीके की मानसिकता जो है हमारे समाज में और हमारे आसपास में, या हमारी खुद की जो समझ है, क्या उसको हम तोड़ के उसको कुछ उसको हम अगर समावेशीकरण के रूप में अगर हम देखें, तो किस तरीके से वो हमारी मदद कर सकता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम इन जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे स्वास्थ्य से नहीं जुड़े हुए हैं, ये मुद्दे अलग हैं, जैसे जहां हम हिंसा के मुद्दे की बात करते हैं या जहां हम शिक्षा के मुद्दे की बात करते हैं, ये सब मुद्दे बहुत कहीं ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो उनको हम जाने, और कैसे हम पहचानते हैं और कैसे उसका जुड़ाव देख पाते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत में हमें ये करने की जरूरत है, और अगर हमारी पकड़ ऑलरेडी है इन चीजों पे, तो हम जिला स्तर पे या अपने ब्लॉक स्तर पे
या फिर राज्य स्तर पे अगर हमें लगता है कि कुछ कोलिशंस हैं या कुछ संगठन है जो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने बात किया कि सामाजिक रुकावटों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक और कानूनी जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कानून भी इसी समाज की देन है, तो उसका रूप भी वैसे ही बनता है। तो क्या हम उसको, जैसे बात जो शुरू से हो रही है, क्या हम उसको आधिकारिक रूप से देख सकते हैं, या हम उसको जो व्यक्ति जो गर्भवती है वो व्यक्ति को हम बीच में रख के उसके अराउंड अगर हम बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोच वहां तक पहुंचे, वो पकड़ बनाना मुझे लगता है शायद बहुत जरूरी है। जिससे पहले, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हम बात करते हैं अगर लोक पैरवी की, ये सब चीजें उसका हिस्सा है। अगर हम अपनी जानकारी को अधूरा रखेंगे तो जो हमें बातें राज्य स्तर पे या जिला स्तरीय जो ऑफिसर्स हैं, कार्यकर्मी हैं, उनके साथ अगर हमें बातचीत कर लेके जानी है, तो उसके लिए हमें अपनी समझ पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने बात किया कि लोगों में जो स्वायत्ता का अधिकार है, कि जो ऑटोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, वो अधिकार ये कानून के रूप में नहीं मिलता, लेकिन अगर हम इसको अ, जब हम डिलीवरी के पर्पज से देखते हैं, जब हम देखते हैं कि जो भी स्वास्थ्य अधिकारी है या स्वास्थ्य कर्मी है जिनका जुड़ाव वो सुविधा देने के रूप में है, तो उनके साथ हम जो स्वायत्ता और कहीं ना कहीं जब हम सहमति की बात करते हैं, तो वो बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं। तो उसमें हमारी समझ क्या है, क्या हम उसको सिर्फ यौनिक हिंसा के रूप में समझते हैं, या हम उसको और अ, या हम उसको हर हर जो भी हम मुद्दों पे काम करते हैं, चाहे हम शिक्षा के ऊपर काम करते हैं जहाँ हम बोल रहे हैं कि हाँ ये बच्चे को स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन पारिवारिक दिक्कतों की वजह से या कहीं ना कहीं अगर भेदभाव हो रहा है स्कूल में, तो वो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो ये सब मुद्दे जुड़े हुए हैं आपस में। तो कैसे हम उनसे बात शुरू कर सकते हैं, तो शायद जो सबसे पहला चरण जो हो सकता है चर्चा करने का, वो व्यक्ति जो गर्भवती हो सकते हैं, महिलाएं और लड़कियां, उनसे शायद शुरुआती बात हो सकती है, क्योंकि उससे ना सिर्फ हमारी अपनी समझ बनेगी, बट समुदाय की क्या समझ है और उनके मुद्दे क्या है, वो भी कहीं ना कहीं सामने आएंगी। ये ये कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो मैं बिल्कुल अलग कुछ बता रही हूँ, ये शायद हमारे रोज की चीजें हैं जिस तरीके से हम काम करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें मेन बस चीज ये है कि जो हम जब हम गर्भ समापन की बात करते हैं, तो हमारी समझ क्या है उसको लेके, हम किस समझ के साथ उसको आगे लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत जरूरी बात हो जाती है जब हम इन इन विषयों के बारे में बात करते हैं। कि पॉक्सो की हमने बात की या पीसीपीएनडीटी की हमने बात की, यहाँ हमने मैरिटल रेप की बात की, तो ये सब जब हम मुद्दों को उठाते हैं तो इनका बहुत अलग रूप से प्रभाव पड़ता है व्यक्ति को, वो एक तरह तरह का प्रभाव नहीं होता है। तो उसके लिए जो हमारा जो तरीका है और जो नजरिया है, वो दोनों ही साथ में काम आते हैं। तो इसमें अगर जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि कोई 16 वर्ष की लड़की है और वो गर्भवती हो जाती है, तो बिना बिना किसी और की सहमति के वो नहीं अबॉर्शन सर्विस ले सकती। लेकिन अगर उसी को अगर हम देखें कि वो हिंसा से जुड़े हुए मामले में आती है, और कहीं ना कहीं पॉक्सो के अकॉर्डिंग मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, तो वो हिंसा के रूप में ही देखा जाएगा। तो वहां पे जो आइडेंटिटी की हम बात कर रहे थे कि वो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों बना के रखना है, वो वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कानून में कहा गया है, वो इसलिए क्योंकि जो सामाजिक भेदभाव या सामाजिक नीतियां जो हैं,
वो किस तरीके से उस व्यक्ति को प्रभाव कर सकती है, वो कहीं ना कहीं हमें उस रूप से भी देखने की जरूरत है, ना कि सिर्फ ये देखने के लिए कि वो व्यक्ति 16 उम्र से 18 उम्र से कम का है। तो ये सब चीजें शायद जब हम अपना काम कर रहे हैं तो उसमें देखी जाएंगी, तो काफी बेहतरीन तरीके से शायद हम अपना मुद्दे को हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में या फिर अपने जिले में या अपने ब्लॉक में उठा सकते हैं। दूसरी चीज जो काफी तकनीकी रूप से मैं बात करूं तो मेडिकल बोर्ड की जानकारी आपके कार्य क्षेत्र में या आपके जिले में मेडिकल बोर्ड कौन से अस्पताल में है, उसके मेंबर्स कौन कौन है, और उनका उनके बारे में उनकी उनकी कॉन्टैक्ट्स। क्योंकि अगर ऐसा कुछ मुद्दा आपके सामने आता है जहाँ पे किसी व्यक्ति को गर्भ समापन की जरूरत है और वो सुविधा मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या क्या हमारे जो जिनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्टेक होल्डर्स को हम कैसे मार्क करते हैं कि जब हम अस्पताल में जाके हमें अगर सुविधा नहीं मिल पा रही है तो हम किस व्यक्ति के पास जाएं। अगर हमें जो डॉक्टर है वो मना कर रहा है कि सुविधा देने से बिल्कुल मना कर रहा है, और वो कोई भी कंडीशन जो 20 हफ्तों के बारे में जो बात करती है या 24 हफ्तों के बारे में जो बात करती है उनमें नहीं आती, उनसे उनमें ही आती है, उनसे बाहर नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी समझ के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये कानूनी रूप से गलत है। तो किन अधिकारियों के पास हम जा सकते हैं, उस अस्पताल में कौन व्यक्ति है? जैसे बहुत जगह हम देखते हैं कि सीएमओ होते हैं, और अगर देखें तो स्वास्थ्य अधिकारी आपके अस्पताल के रूप में भी होते हैं। अगर जिला स्तर पे देखें तो कलेक्टर भी उसमें एक बड़े हिस्सेदारी निभाते हैं चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए। तो क्या ये व्यक्ति हैं जिनको हम अ, अगर हम इसको मूवमेंट के रूप में भी अभी ना देखें, सिर्फ एक विषय के रूप में देखें जो एक व्यक्ति के अधिकारों से जुड़ा है, उनके निर्णय लेने के अधिकारों से जुड़ा है, तो अगर हम उसको धीरे धीरे करके भी हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो शायद अ, इन इन विषयों से एटलीस्ट हम अपने इलाके में, हम अपने कार्य क्षेत्र में हम कितना बदलाव ला पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एक काम करने का तो अनुभव आएगा ही, साथ में जानकारी का भी योगदान देगा, जो शायद आगे जाके नीतियां बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो जहां हम बात कर रहे हैं कि हाँ हम इन मुद्दों पे चर्चा करें या हमने कोई केस किया, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे हम प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की पूरी बात करें, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन हम करें ताकि वो हमारे आगे आने वाले केसेस में या आगे जो मामले राज्य स्तर पे आ सकते हैं या फिर राष्ट्र स्तर पे आ सकते हैं, उनके बारे में उनमें हम कैसे जुड़ाव ला सकते हैं। यहाँ पे जो जो सेवा केंद्र हैं, दो प्रकार के सेवा केंद्र हैं अबॉर्शन के लिए। एक तो जो सरकारी सरकारी अस्पताल है या स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, और वो जो बात हुई कि प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक जो ये बोर्ड के द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, उनको दिया गया है, जहाँ पे हम आयुष्मान भारत या फिर जो इंश्योरेंस स्कीम है जहाँ पे हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त सुविधा मिलनी अनिवार्य है। लेकिन हमें ये पता करना, क्योंकि दो प्रकार से हम देखते हैं गर्भ समापन का तरीका। एक जो है चिकित्सीय गर्भ समापन, जिसमें दो गोलियां हैं, मिसोप्रिस्टोल और मिसोप्रिस्टोल। तो वो दो गोलियां जो है उनका सेवन करने से उसको अलग अलग तरीके से वो डॉक्टर आपको बता सकता है या नर्स है वो आपको बता सकती है, उस तरीके से होता है। और दूसरा जो है वो ऑपरेशन, जो क्लिनिकल तरीके से हम जो बोलते हैं। 1 second, I'll just ask these people to. I'm so sorry. So जी, तो वो जो ये दो तरीके के गर्भ समापन है,
क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है कि चिकित्सीय गर्भ समापन की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। और जो दवाइयाँ जो हम जब हम ये एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, जब हम अलग अलग अस्पतालों में जा रहे हैं, सिर्फ जानकारी लेने के रूप में भी या सिर्फ बातचीत करने के रूप में कि क्या सुविधाएं हैं जो अबॉर्शन की सुविधाएं वो देते हैं अस्पताल में, तो वो गोलियां अगर सरकारी अस्पताल में उनका मिलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकारी स्कीम्स भी हैं जो दवाइयां प्रोवाइड कराने के लिए बात करती हैं। तो क्या जो ये अबॉर्शन के लिए जो गोलियां हैं क्या वो उसके अंदर आ रही हैं? तो ये सब जानकारी शायद हमारे लिए इकट्ठा करना बहुत जरूरी है जब हम खुद इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि हम अपनी जानकारी बनाएं थोड़ा सा, उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके पास जाके हम उस चीज के बारे में बातचीत करें, ताकि हमारा जो सोचना है और जो आसपास हो रहा है उसमें हम क्या एकजुटता देखते हैं और क्या अलग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो समझ बनाना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है उस टाइम पे। और जैसे मैं बात कर रही थी संगठनों की, बहुत सारे संगठन हैं जो मैटरनल हेल्थ पे काम करते हैं, या फिर सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ, यौनिक स्वास्थ्य या सिर्फ प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े हुए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हम देखते हैं, जो मैंने शुरू में बात की, जहाँ पे अलग अलग संस्थाएं हैं जो महिलाओं या किशोरियों के साथ काम कर रही हैं या अन्य जेंडर के व्यक्तियों के साथ काम कर रही हैं, हिंसा से जुड़े मुद्दों पे काम कर रही हैं, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पे काम कर रहे हैं। उन क्योंकि जैसे बात किया, ये सब बहुत जुड़े हुए हैं। अबॉर्शन का मुद्दा उतना ही स्वास्थ्य से जुड़ा है जितना शिक्षा से जुड़ा है, और उतना ही हिंसा से जुड़ा है जितना कार्य क्षेत्र से जुड़ा है। वर्क प्लेस जो महिला का है या व्यक्ति का है, उससे जुड़ा है। तो क्या हम उन चीजों को हम एक साथ करके देख सकते हैं, जहां हम बात करते हैं ना कि जो अलग अलग मूवमेंट है उनको कैसे साथ में लाया जाए। तो अगर हम हर चीज को सिर्फ अलग अलग रूप में देखेंगे, अगर हम हिंसा को शिक्षा से अलग देखेंगे, या हम स्वास्थ्य को अगर हिंसा से अलग देखेंगे, तो शायद जो हमारा जो आउटपुट या जो भी हम चीज देख रहे हैं फ्यूचर में पाने के लिए, वो बहुत ही अकेले में देखा जाता है। उसको बाकी चीजों के साथ में जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से शायद उसका हमें जो उसका स्वरूप है जैसा हमें चाहिए होता है वो भी सामने निकलने में नहीं आ पाता है। और एक चीज जो शायद जब हम मूवमेंट स्पेसेस में काम करते हैं तो बहुत जल्दी निराशा भी आती है। ये बहुत आम चीज है जिसमें बात कर रही हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा मैं सामने नहीं रख रही हूँ जिस चीज से आप लोग जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, वो शायद वो धैर्य रखना कि पहले हमें अपनी समझ बनानी है, और किस तरीके से हम जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे कार्य क्षेत्र चाहे वो एक जिला भी हो कि वहां पे कोई गर्भ समापन के लिए इशू नहीं आ रहा है, या फिर अनसेफ तरीके से अबॉर्शन नहीं हो रहा है, या फिर खुद जो है महिलाएं, लड़कियां या गर्भवती होने वाले व्यक्ति जो हैं वो खुद इन गोलियों का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज की जानकारी आप तक कैसे कैसे पहुंचे, वो जब हम हेल्थ वर्कर्स के साथ में काम करते हैं या फिर आंगनवाड़ी के साथ में काम करते हैं, तो ये भी हम समझना शायद बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके साथ हम मिलके कैसे उनको सहयोग भी दे सकें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शायद जो ये निचले स्तर पे जो स्वास्थ्य सेवक काम करते हैं उनकी जिम्मेदारियां शायद बहुत बहुत बड़ी होती हैं। तो उसमें क्या हम उनकी मदद ले सकते हैं और किस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है, या फिर
बहुत जगह पे एमटीपी की जानकारी देने में बहुत डर लगता है लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो जैसे पीसीपीएनडीटी में मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात है, तो लोगों को जानकारी देने में बहुत मतलब वो डर लगना बहुत लाजमी है। तो उसमें हम किस तरीके से उनका सब सपोर्ट कर सकते हैं? तो शायद ये छोटे छोटे कदम हैं जिनको अगर हम अपने काम में लेके आए, जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा संसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, हम उनकी ही मदद ले सकते हैं। हमें बस जो मेन चीज है कि हमें हमें अपना संदर्भ हम कैसे देखते हैं। हम अपने संदर्भ में गर्भ समापन की जरूरत और की जरूरत या फिर उसका उसका महत्व हम कैसे देखते हैं। तो ये शायद कुछ चीजें हैं। और मतलब ये जो जिस तरीके की चीजें शायद हम आम रूप पे बाकी मुद्दों के साथ भी करते हैं, कि जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारी हैं उनसे बात करना। क्योंकि और यहाँ पे जो है आपका, क्योंकि जब हम एमटीपी की बात करते हैं या गर्भ समापन की बात करते हैं, तो इसमें जो हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ा जो डिपार्टमेंट है उसका रोल ज्यादा आता है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं विमेन जो महिला और विकास के बात करते हैं, और एक ये है जहाँ हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एमटीबी का मुद्दा है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आता है। तो हम उसमें भी वो डिस्टेंस बना पाए, और अगर हम उसको महिलाओं से स्पेसिफिकली जुड़े हुए डिपार्टमेंट से देखते हैं, तो वो मुद्दों से हम जोड़ पाए। क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं हिंसा का मुद्दा जब आता है, तो उसमें भी आपका पुलिस भी उसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर उसमें होते हैं। पुलिस हो गया, जज हो गए, तो वो सब चीजें हम अपने अपने इलाके में जहां हम काम करते हैं, हम किसका रोल कहाँ देखते हैं। तो शायद वो जो बोलते हैं ना कि स्टेक होल्डर्स का चयन करना, कि कोई मुद्दा आया है तो हम देखें कि इसमें कौन कौन से लोग हैं जो जिसमें इनकी हिस्सेदारी है, और कौन लोग हैं जिनको इससे मदद मिल सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं है जो व्यक्ति गर्भ समापन कराना चाहता है सिर्फ वो ही उसमें एक व्यक्ति है जिसको उससे मदद मिलेगी। उसके परिवार को, उससे जुड़े हुए लोगों को, कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी, क्योंकि वो व्यक्ति जब अगर एम्पावर्ड होगा या फिर जब उनके पास अधिकार होंगे, तो शायद वो बहुत कुछ चीजें हैं जो समाज में योगदान दे सकते हैं। तो क्या हम उस व्यक्ति को वहीं पे छोड़ के अ, बड़े मुद्दों की तरफ जाना चाहते हैं, कि हम बड़े स्वरूप पे गर्भ समापन का मुद्दा देखना चाहते हैं? हाँ, हम देखना चाहते हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्तरों पे ये जो मुद्दे उठते हैं और सहयोग नहीं मिल पाता है, और किसी ना किसी की जान का जोखिम आता है, या फिर या किसी को अनचाहा गर्भ आगे लेके जाना पड़ता है, तो वो सब चीजें शायद बहुत जरूरी हो जाती हैं कि हम अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं। और हाँ, जो संसाधन है, कहीं ना कहीं हम नॉलेज, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हम बात करते हैं कि पैम्फलेट्स हो जिनके ऊपर कानून के बारे में लिखा हो, जेंडर के बारे में जानकारी हो, हिंसा से जुड़े हुए कानूनों के बारे में जानकारी हो, तो उसको हम कैसे तो उसको क्या हम एक जगह रख के एमटीपी का जुड़ाव हम देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलेंगी, लेकिन शायद वही कि हिंदी ट्रांसलेशन हर चीज का होना थोड़ा मुश्किल है कि अवेलेबल है कि नहीं है, बट अवेलेबल है बहुत जगह। तो वो सब चीजें हम कैसे अपने जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा नए रिसोर्सेस तैयार करने की जरूरत नहीं है, पर जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं हम उनमें किस तरीके से काम कर पा रहे हैं। ओके, तो मैं अभी रुकूंगी, और अगर कुछ सवाल है किसी के तो हम उस पर बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अदिति। बहुत सारी चीजें आपने जो ग्राउंड में चल रही हैं
या ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें होती हैं, क्या हम देखते हैं, उस पर बात किया और बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। तो साथियों, हमारे जो भी प्रश्न हैं या जो भी मन में सवाल आ रहे हैं, कुछ भी लग रहा है, तो हम जरूर रखें। जाने से पहले, अभिति के सत्र में जाने से पहले दो साथियों ने कुछ बोलने की कोशिश करी थी, उनका माइक सेट नहीं हो पा रहा था। तो हम चाहेंगे कि वो साथी जरूर बोलें। और सीमा पाली थी, और एक साथी, मुझे उनका नाम नहीं याद है, कोई बेस्ट थी, मैं वो जरूर बोले, उस वक्त बात नहीं हो पाई थी। तो बाकी किसी के भी मन में कोई भी सवाल आ रहा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात करनी है, प्लीज रखें। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब विषय ऐसे हैं कि जब तक हम अनुभव के उसमें नहीं आएंगे तो हमें शायद उसमें जो कठिनाइयां हैं वो हमें मालूम पड़नी नहीं होंगी, मेरे तो ख्याल शायद। से शायद लोग नहीं बोल रहे, बट ऐसा नहीं है कि ये सभी साथी जुड़े हुए हैं और इन कामों के साथ में कुछ युवा साथी हैं जरूर, जो जिनकी हम चाहते हैं कि वो इन सब चीजों से को सुने और समझें। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस अनुभव से ले चुके हैं और काफी समय काम कर चुके हैं। तो प्रवेश ने अपना माइक ओपन किया है, वो कुछ बात करना चाहते हैं। जी प्रवेश। जी, तो एक तो धन्यवाद सभी साथियों को। अ, मेरा बस सवाल क्या था, क्योंकि कई सारी चीजें एक तो क्लियर हुई आज के पूरे इस सत्र में। दो एक चीजें मेरे जहन में है कि सहयोग नहीं बल्कि बहुत सारी संस्थाएं इस पे लगातार काम कर रही हैं। और आज हमारे बीच में बहुत सारे प्रतिभागी हैं जो अलग अलग नेटवर्क, जैसे यूपी में और बिहार में चल रहा है साझा मंच आईपास के सहयोग से, और पीएसआई और कई संस्थाओं के सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इस मुद्दे पे। और दो तीन चीजें हैं। एक ये कि इस पूरे विषय को लेकर के समुदाय के स्तर पे तो मुझे लगता है काफी साथी काम कर रहे हैं, खास करके इस को जागरूकता को लेकर के कि अ, ये भी एक कानून है। क्योंकि एक बड़ा गैप ये भी है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। एक मेडिकल सेक्टर का जो आपने बताया कुछ चैलेंज है और जो भी चीजें हैं, लेकिन कम्युनिटी के बीच में जो जानकारी का एक अभाव है उसको लेकर के मुझे लगता है सभी साथी प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार के स्तर पे इसमें बड़ा मुझे गैप दिखता है कि वो ये पूरा एक्ट है और 1971 से लगा करके 50 साल के ऊपर हो रहे हैं। तो समुदाय और सरकार के बीच में जो अपनी अपनी जवाबदेहियां हैं, है ना, कि समुदाय अपनी जवाबदेही तय करे कि, और साथ ही साथ जो सरकार की मुख्यतः जवाबदेही है कि इस कानून को लेकर के ये कैसे इम्प्लीमेंट हो। अभी पिछले साल जो अमेंडमेंट हुआ है ना, वो स्टेटों में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, पूरी रीजनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें लगातार देखिए अमेंडमेंट भी हुए। हाँ प्रवेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही। तो कह रहा था कि ये कुछ जो चैलेंजेस हैं खास करके सरकार के साथ में, इनका क्या डीलिंग मैकेनिज्म हो सकता है कि केवल समुदाय को हमने जागरूक कर दिया, अगर वो जागरूक होने के बाद वो अस्पताल जा रहे हैं तो वहां पे उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, उनके साथ अलग अलग तरह के व्यवहार हो रहा है, फिर भी उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, है ना। तो वो कैसे, उसका क्या एक मैकेनिज्म हो सकता है, खास करके मुझे लगता है इस पे कोई साथी थोड़ा सा सुझाव दे पाए, जिससे बाकी साथी जो इसमें जुड़े हैं, खास करके जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक शायद रणनीतिक विषय बन पाएगा। जय, धन्यवाद। थैंक यू प्रवेश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी कि जानकारी और जागरूकता के बात तो शायद हम कर रहे हैं, लेकिन वो डीलिंग वाला चीज जो है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं या जो उनके नए अमेंडमेंट होते हैं, उसके बाद वो अपने गाइडलाइन में किस तरह का बदलाव करते हैं या क्या चीजें हुई हैं। जो अभी पहले भी बात हो रही थी कि मेडिकल बोर्ड कहाँ है, उसकी जानकारी कहाँ है, ये सारी चीजें जो है कैसे पता चलेंगी, कहाँ कौन बताएगा, कैसे मालूम चलेंगी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसके अलावा कोई और साथी हैं, उनका कुछ सवाल है
या उनको कुछ अपनी कोई बात रखनी है? पूनम, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप कुछ बोल रही थी पूनम? हाँ, खुशबू है। और उनका वो माइक थोड़ा काम नहीं कर रहा था, तो वो हमारे से बोलना चाह रही थी, उनके कुछ सवाल थे। जी। हाँ खुशबू, बोलिए। हाँ खुशबू, बोल रही है क्या? तो अम, आवाज आ रही है क्या खुशबू की? नहीं, अभी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं सुनाई दिया हमें। मुझे तो नहीं, एटलीस्ट नहीं सुनाई दिया, बाकी साथियों को। अच्छा, अब आ रही है क्या? हाँ हाँ, अभी आ रही है। मैम, मैं बस इतना जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं अपने काम को लेकर, या फिर वहां पे जब हम लोग बैठ के करते हैं, तो उस दौरान कभी कभी जो हमारी युवा किशोरियां हैं उनके क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। क्या हम लोग हिंसा और जो हमारा ये अबॉर्शन है, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं क्या? मैं जवाब दूं? हाँ जी। हाँ हाँ। जी। तो बिल्कुल, जब हम अबॉर्शन की बात कर रहे हैं और हिंसा की बात, स्पेशली किशोरियों के मामले में, क्योंकि शायद एक ये बहुत चैलेंज है पॉक्सो का, कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग, जहाँ पे आपको जरूरी है, अगर आप जानकारी नहीं देते हैं 18 साल से कम व्यक्ति की, अगर इंटरकोर्स की जानकारी अगर नहीं मिलती है, तो शायद वो उस व्यक्ति के ऊपर सवाल उठता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज है कि उसको अगर हम हिंसा के रूप में देखते हैं तो हमारे अधिकार क्या हैं। तो जब पिछले सत्र में जब अपूर्वा बात कर रहे थे कि जब हम मेडिकल जांच के लिए जाते हैं, तो वो मेडिकल जांच में अगर वो व्यक्ति प्रेग्नेंट है, तो वो उसमें होता है कि अच्छा, अब आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से लेके आओ, आप वहां से ऑर्डर लेके आओ। लेकिन वो जरूरी नहीं है। अगर हम देखें नॉर्मल रूप से, तो उसमें अगर वो कंडीशंस के अंदर आता है, जो 20 हफ्तों की बात कर रहे हैं या 24 हफ्तों की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आता है, तो जो स्वास्थ्यकर्मी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो तुरंत उस अबॉर्शन के लिए जारी करे। कि उसमें वो अगर क्लिनिकल जरूरत, चिकित्सीय अगर अबॉर्शन की जरूरत है या फिर क्लिनिकल अबॉर्शन की जरूरत है, तो वो उसमें उस चीज को आगे लेके जाएं। तो हाँ, मतलब हम हिंसा को और गर्भ समापन को हम बिल्कुल एक रूप में देखते हैं बहुत जगह। या मैरिटल रेप की किसी ने बात रखी थी, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जो अभी आखिरी जजमेंट आई है। हाँ। मैम, बस एक लास्ट और है कि एक हमारी फील्ड की किशोरी थी, तो उसकी जस्ट शादी ही हुई थी, और उसके जो है उसका जो हस्बैंड था, जो वो सेक्स करता था, वो पिल्स वगैरह भी लेता था, और उस दौरान जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तो वो काफी कोशिश की कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, उसकी बॉडी भी उस लायक नहीं थी कि वो बेबी अभी कर सके, अडॉप्ट कर सके। तो इसलिए क्या हम लोग इस तरीके से कुछ देख सकते हैं कि वो अबॉर्शन में हम लोग कर सकते हैं क्या? वो आ सकता है प्रोसेस, लेकिन उसमें उसके हस्बैंड की रजामंदी नहीं थी कि वो अबॉर्शन कराए। देखिए, तो आपने दो चीजें बोली, एक तो कि वो किशोरी है, हाँ, बिल्कुल। और दूसरा शादीशुदा है। तो उसमें जरूरी नहीं, शादीशुदा है तो कंसेंट चाहिए किसी गार्जियन का, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पति ही होगा। तो कहीं पे भी अगर हम किसी एडल्ट महिला के या एडल्ट व्यक्ति के संदर्भ में देखें, तो कंसेंट उसी व्यक्ति का चाहिए। किसी दूसरे, चाहे वो पति हो या परिवार हो, उनके उनके सिग्नेचर्स का या उनकी हामी की जरूरत नहीं है। कि बहुत बार जो डॉक्टर्स है वो बोलते हैं कि आप अपने किसी साथ में लेके आओ, मोस्टली क्योंकि वो डरते हैं
क्योंकि वो डर के कारण होता है कि अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी कौन लेगा। यस। तो वो कहीं ना कहीं एक वो कारण बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें पति की सहमति की जरूरत नहीं है, कोई और व्यक्ति भी उसमें कंसेंट दे सकता है। तो उस वक्त मैम मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो वो भी है, प्रेग्नेंट भी है, तो और उसकी काफी तबीयत भी खराब रहती है इस दौरान, वो काफी कमजोर भी है। तो कभी कभी वो फोन भी करती है कि दीदी क्या कर सकते हैं। तो हम लोग एनम दीदी से बोलते हैं कि उनसे बात करें, जो वहां से उसको टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं, जो प्रॉपर दवाई है। और बोलते हैं अपनी जो खाना खा रही है वो खान पान पे ध्यान दे, ताकि उसका शरीर थोड़ा स्वस्थ रह सके, कि जो बेबी डिलीवरी होगी तो थोड़ा उसकी बॉडी सही रहे। बस यही अभी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं उसको ये बता सकती, या फिर मैं अकेले तो ये कर नहीं सकती थी कि उसको बताती इन सब चीजों को लेकर। इसलिए जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई। थैंक यू मैम। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो खुशबू ने अभी कहा कि वो मतलब फोर्स सेक्स था या जो भी था जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई वो लड़की। लेकिन इसमें अगर ये जो एक्ट देखेंगे एमटीपी, इसमें भी कंडीशंस हैं। तो क्योंकि अगर हम नहीं चाह रहे हैं और अबॉर्शन चाह रहे हैं, हम बेबी नहीं चाह रहे हैं, हमें अबॉर्शन चाहिए, तो शायद उतना इजी नहीं होगा। हम वो कंडीशन में भी फिट आना जरूरी है, क्योंकि ये एक, जैसे कि पहले हमारे दो पैनल के साथियों ने ये कहा कि ये बहुत राइट बेस्ड सोच के साथ आया नहीं है। ये बहुत ज्यादा जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए लाया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आईपीसी धारा से जुड़ा हुआ मामला रहा है। तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना है कि ये हमारे, ये जो कानून क्या कहता है कि कौन सी कैटेगरी है जिसमें वो आएगी, तो हम जरूर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर नहीं आएगी तो हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपने कहा वो उस लड़की की जान को खतरा है, या वो इतनी वीक है कि अगर वो कंटिन्यू करती है प्रेगनेंसी, तो उसके लिए कुछ भी दिक्कतें हो सकती है। तो वो चीजें देखते हुए हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि हमें पता नहीं था, हम कंसल्ट कर सकते थे, ये बहुत जरूरी है। जो अभिति ने भी शुरू में कहा था, जानकारी होना जो है बहुत जरूरी है कि हम कब कौन सा स्टेप ले सकते हैं। थैंक यू खुशबू का, थैंक यू। थैंक यू कोई सो और मच। साथी है, कोई कुछ और बात करना चाहते? बीच में एक दो लोगों ने अपना माइक ओपन किया था, ऑन किया था, तो प्लीज साथियों आप अपने सवाल रखें। हेलो हाँ जी, जी, शोभा। मैं शोभा बनाना से। जी अ, जी। अ, मैम, जैसे कि एक हमारे यहाँ एक केस आया था, लगभग वो मतलब एक लड़की के साथ, उसको पता नहीं था कि उसके साथ रिलेशनशिप से थी किसी के साथ, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और उसको पता नहीं, वो किसी के घर में किसी से बताया नहीं था कि मतलब वो प्रेग्नेंट है। बाद में जब मोटी होने लगी तो उसके घर वाले काफी उसको पूछने लगे क्या हो रहा है, गांव के लोग बोलने लगे क्यों, मतलब इसका पेट निकल रहा है। तो जब उसका जांच हुआ तो वो प्रेग्नेंट है, साथ मतलब 6 महीना पूरा था उसका बच्चा। तो फिर जब डॉक्टरों के पास मतलब उसको दिखाया गया तो उन्होंने मना कर दिया था कि मतलब अबॉर्शन नहीं हो सकता है। और वो लड़की की मतलब लड़की भी नहीं चाह रही थी कि मतलब वो बच्चा नहीं रखना चाह रही थी जब उसको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं ये जानना चाह रही कि मतलब कितने दिन तक उसका प्रेगनेंसी मतलब हटाया जा सकता है, जैसे वो उसको बच्चा नहीं चाहना है तो। हेलो, हम्म। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ रही। तो कोई अगर शोभा के जैसा ही किसी और का भी सवाल है तो ले सकते हैं एक साथ में, तो हम आंसर कर सकते हैं। किसी और का सवाल है क्या इससे जुड़ा हुआ? ठीक है, अभी तो आप आंसर करेंगे क्या? जी, आपको जहां लगे आप प्लीज जोड़ दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे विषयों में जो है वो 20 हफ्ते का समय है, कंडीशंस हैं कि 20 हफ्ते तक ले सकते हैं एक डॉक्टर की सलाह से। और इसके बाद 24 हफ्ते का समय है जिसमें 2 डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है।
और 24 हफ्ते के बाद भी आप अबॉर्शन करा सकते हैं। जो कानून में लिखा हुआ है वो, अगर जो भ्रूण है उसमें किसी तरीके की अनामली होती है, किसी तरीके की कमी बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आगे दिक्कत करेगा, या वो शायद प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो उस विषय में वो 24 हफ्ते से ऊपर जा सकता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि 26 हफ्ते का है, 6 महीने का, तो वो तकरीबन 26 हफ्ते हो गए। तो उसमें और कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है या जानकारी नहीं थी, तो इसमें कहीं ना कहीं आप कोर्ट में जाके मदद लेते हो। तो ये वो आते हैं मुद्दे जहाँ पे आप डायरेक्टली मेडिकल बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर जो है आप कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। तो इन मतलब जितना मेरा अनुभव रहा है अबॉर्शन के मामलों को देखकर, कि अ, बहुत ही कम चीजें हैं जहाँ पे आप नहीं करा सकते हो। आपको बस वो रास्ते क्या है, आप कोर्ट के पास जा रहे हो, और वही कि अगर आपकी जान को खतरा है, या आप किसी भी कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है, चाहे वो जो भ्रूण है उसको या उस व्यक्ति को, तो वहां पे उस चीज को ज्यादातर ध्यान में रखा जाता है। लेकिन ये दोनों चीजें ध्यान में रखी जाए, शायद वो कहीं ना कहीं एक सवाल है। तो बस मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि अगर गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय उस महिला के जीवन को खतरा होता है, तो कभी भी अबॉर्शन किया जा सकता है। उस वक्त अगर शुरुआती समय है 12 हफ्ते तक है, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 24 हफ्ते से ज्यादा का समय होगा तो आपको मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कानून है, कुछ कुछ इसमें बाउंडेशंस बनी हुई हैं कि ये होगा तब, ये होगा तब, ये होगा तब। लेकिन इसको ऐसा नहीं कि अगर अगर हमें लगता है कि अच्छा ये वाला चीज तो क्रॉस हो गया, आप क्या करना, आप नहीं जा सकते। बट फिर भी हमें रास्ते तलाशने होंगे, क्योंकि एनी हाउ महिला क्या चाह रही है, वो लड़की क्या चाहती है, उसके हिसाब से सोचते हुए हमें 2-3 रास्तों के तलाश में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हमें जरूर करना चाहिए। एक रास्ता अगर हमें लगता है कि बंद है और उस कैटेगरी में नहीं फिट हो रहे, तो क्या दूसरा रास्ते के लिए हम जा सकते हैं। कोई मेडिकल बोर्ड है, या अदिति कह रही थी कि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, या पूर्वा ने भी पहले कहा था कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इस पे काम करती हैं। उनके थ्रू हम कंसल्ट कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेज पे हम कहाँ जा सकते हैं। वो जरूर हमें करना चाहिए। तो किसी साथी का और कोई सवाल है? हाँ, पूजा। मैम, क्या गवर्नमेंट से कुछ कुछ, मैं जहाँ तक मुझे पता है, तो कुछ कुछ प्राइवेट जगह भी अबॉर्शंस होते हैं, तो वो लोग कर देते हैं क्या? वहां से भी तो हेल्प ले सकते हैं हमारे जो मतलब महिला होती हैं। तो मैं इसका आंसर करना चाहूंगी कि पहले के हमारे 2 पैनलिस्ट ने इस बात को थोड़ा सा मेंशन किया था। अबॉर्शन वो ही कर सकते हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर होंगे और जिनके पास ट्रेनिंग हो इसके लिए। ठीक है। और जो गोलियों से अबॉर्शन होता है, उनकी एलोपैथिक डॉक्टर होंगे, उनकी ट्रेनिंग हुई होगी। जो सर्जिकल या क्लिनिकल अबॉर्शन होता है, जो औजार से किया जाता है, उनके लिए जो महिला प्रसूति जो विशेषज्ञ होती हैं, उनके वो डॉक्टर इसको परफॉर्म करेंगे। तो चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों कर सकते हैं। वो अस्पताल जहाँ पे अबॉर्शन होता है, जो सरकार ने उनको सर्टिफिकेट दिया है, यहाँ पे होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, सभी गवर्नमेंट अस्पताल में ना होता हो अबॉर्शन, या कुछ प्राइवेट अस्पताल में अबॉर्शन होता होगा, तो वहां पे लिखा होता है कि इस अस्पताल में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गर्भ समापन सेवाएं दी जाती, तो आप करा सकते हैं वहां से। अगर वहां पे ऐसा होगा, आपसे ज्यादा फीस मांगी जाएगी, कोई फॉर्म नहीं भराया जा रहा, चुपके से हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो इलीगल जो है ना संस्थान है, जहाँ पे आपका अबॉर्शन इस तरह से किया जा रहा थैंक यू मैम। है।
तो मुझे लगता है कि काफी सारे प्रश्न आ चुके हैं। अब हमें सत्र को खत्म भी करना है और बहुत सारे लोग निकल भी चुके हैं। तो मैं एक दो चीजों को जोड़ते हुए इस सत्र को खत्म करना चाहूंगी। कई सारी बातें आई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। हमारे तीनों जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई। सौविक ने जैसे पूरा हिस्ट्री बताया कि कहाँ से शुरू हुआ इंटरनेशनल और भारत में जो 1971 से 1971 में जब ये आया तो इसका क्या बैकग्राउंड रहा, और ये समझ में आया कि ये राइट बेस क्यों नहीं है, ये किसके पक्ष में ज्यादा दिखता है। इसीलिए ये जब हम महिला अधिकारों की बात करते हैं या हम जो हम महिला और लड़की की बॉडी और चॉइस की बात करते हैं, तो क्यों वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन होता है, कहीं ना कहीं दूसरे पहलू भी उसमें सामने आते हैं एक बैरियर के रूप में। ये हमें काफी क्लियरली समझ में आया। एक शब्द आया था आईसीपीडी। तो आईसीपीडी के बारे में जो बात हुआ है, लोग जाहिर बात है कुछ लोगों के लिए नया शब्द रहा होगा। इसके बारे में हम कभी एक अगला वेबिनार या अगला कुछ चर्चा रखेंगे तो जरूर उसमें बात करेंगे। 1994 में एक जनसंख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था कायरो में, जिसमें जो महिला प्रजनन स्वास्थ्य पे, जनसंख्या नीतियों पे काफी बात हुई थी, जिसके बाद ही जो हम SRHR या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट या यौनिक प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार की बात करते हैं, उसमें अधिकार शब्द को जोड़ा गया और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार की बात सभी के लिए करने की बात की गई। ये हमें लगता है कि जो महिलाओं की राइट टू चॉइस और महिलाओं के बहुत सारे और मुद्दे हैं हेल्थ के, उनमें एक ये बड़ा माइलस्टोन रहा है। उसमें एक ये था कि जो मेरे लिए भी ये एक जानकारी का विषय था कि जो मेडिकल बोर्ड की बात की गई है, मैंने मतलब मेरे जहन में भी नहीं था कि हमें पता करना चाहिए कि मेडिकल बोर्ड जिले में कहाँ है और हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस विषय पर काम करते हैं, किसी का 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है और हम अभी ये कंडीशन है कि उसे अबॉर्शन में जाना है किसी भी तरीके से, तो अगर हमें पता ही नहीं है मेडिकल बोर्ड कहाँ है, कहाँ हम संपर्क कर सकते हैं, तो शायद वो समय और बीतता हुआ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि हम सभी के लिए, फील्ड में काम करने वाले सभी साथियों के लिए ये एक मतलब नोटिफिकेशन है कि हम पता करें कि कहाँ है, कौन से ये हैं। इसके साथ एक जो चीज मुझे लग रहा था कि जो 18 साल से कम उम्र में जो एक कंपलसरी अभिभावक की बात की गई है, और उसमें एक शेल्टर होम की जब बात आई थी, अपूर्वा ने बात रखी थी कि शेल्टर होम जब जाते हैं वहां पे ऐसी स्थिति होती है, फिर कौन अभिभावक होगा, कौन उसका ये लेगा, उस वक्त क्या चीजें होती हैं, उस पे कैसे हम जा सकते हैं, उस वक्त समय के लिए क्या हमारा पैरोकारी के जो रणनीति होगी कैसे होगी, वो एक थोड़ा सा सोचने और जानने की जरूरत है। ये कई सारे पहलू हैं जो निकल के आए, जो हमें हमें बहुत सारी चीजें समझ में भी आई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें सोचने के लिए भी हैं, और रणनीतिक एक पहलू देखने की जरूरत है कि जब हम फील्ड में हैं तो हम किस तरह से काम करें, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया भी है, एक कानूनी दायरे भी हैं। तो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी, और ऐसा नहीं है कि ये बातचीत यहाँ पे खत्म होगी आज। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम आगे फिर कभी एक सत्र में बात करेंगे, कभी फिजिकल बैठक अगर हुई तो बात करेंगे, या ऑनलाइन हम फिर कभी बैठेंगे तो जरूर उस पर बात करेंगे। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, हमारे दो पहले पैनलिस्ट तो जा चुके हैं क्योंकि उनको किसी अलग अलग मीटिंग में ज्वाइन करना था, अभिति है अभी। मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में हिंदी में बोलते हुए काफी सारी चीजें रखी हैं जो ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं, जो हम जमीन स्तर पे काम करते हैं, हमारे जमीनी स्तर पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक लर्निंग होगा, उनके लिए एक सोचने के लिए, और कैसे किन पहलुओं को सोचकर उन्हें जानकारी बढ़ाना चाहिए कौन से क्षेत्र में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी मेरा धन्यवाद है सहयोग की तरफ से कि उन्होंने अपना टाइम दिया इस समय, जबकि आज वो काफी कई लोग बिजी शेड्यूल में थे।
बाकी जो जितने साथी हैं यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया लास्ट तक जो रुके रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। जो बीच में चले गए हैं उनके कुछ कुछ अर्जेंट काम थे, लेकिन काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया था और बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे बातें रखी हैं उन्होंने, उन सभी का बहुत थैंक्स। लास्ट में मैं खत्म करने से पहले किसी को भी अगर कुछ लास्ट में कुछ पॉइंट रखना है या सहयोग के किसी साथी को कुछ और रखना है तो 1 या 2 मिनट में हम रख सकते हैं। सुनीता जी, मैं एक बात पूछना ही चाह रहा था। मैं हाँ थोड़ा हाँ लास्ट में जुड़ा हूँ। जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी कुछ इस तरह पैनल हॉस्पिटल हुए हैं, क्या जी। उसमें भी कुछ इस तरह के हैं क्या जो रजिस्टर्ड हैं इस काम के लिए, सेफ एवार्सन के लिए? अभी जब मैंने अपनी पता किया तो कुछ पता नहीं चल पाया। अच्छा तो मैं अच्छा ठीक। सजेस्ट किया, एक केस इस तरह का था तो मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए कहा, और मेडिकल कॉलेज मुझे खुद जाना पड़ा उनके लिए। तो 2 डॉक्टर उन्होंने किया था, वो उस मतलब टाइम एरिया के अंदर ही केस का था। तो मैं कोशिश किया कि प्राइवेट में जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है उसमें हो जाए तो कुछ खर्चे बच जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी आपने शायद आपके ज्वाइन होने से पहले यही प्रश्न एक आया भी था। हाँ, मैं अ, थोड़ा देर से जुड़ा। जी जी। तो कोई बात नहीं, ये आया था कि आयुष्मान भारत के अंदर ये मतलब ये है प्रावधान इसका, लेकिन थोड़ा इसको और पता किया जा सकता है कि क्या हाँ। प्रावधान है। कभी कभी ऐसा है कि उसमें दिखता तो है लेकिन वो होता नहीं है जमीन पे। हम्म। तो ये इसके लेकर के थोड़ा पता किया जा सकता है कि क्या है, क्योंकि हम सबको मालूम है उसके अंदर जो जो भी बीमारियां हैं या जो भी चीजें लिस्ट हैं वो चेंज होती रहती हैं समय समय पे। तो हम पता कर सकते हैं। जी, क्योंकि आजकल तो केसेस बहुत ज्यादा, लॉकडाउन के बाद से तो बहुत ज्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं ना। और दूसरी बात, फिर एक जो 10 टाइम 8 वाला नंबर है उस पे भी हमने डाला था, तो उसने कुछ जानकारी दिया लेकिन कंप्लीट जानकारी नहीं थी। अच्छा ठीक है, तो हम्म। जरूर कोशिश करेंगे हम लोग अलग अलग जिलों में पता करने बिल्कुल। की। तो हम बिल्कुल। साझा करेंगे। संध्या जी ने भी हाथ उठाया है, प्लीज संध्या जी आप भी बताएं 1 मिनट में। क्वेश्चन उस तरीके से नहीं है, लेकिन अभी हम गांव में आज इसी विषय को लेके महिलाओं और किशोरियों के साथ बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और हमने देखा कि लोगों के अंदर इस बात को लेके खुलापन नहीं है ना। और ऐसे भी जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो इस विषय पे बहुत चुप्पी है, बहुत स्टिग्मा टाइप का है कि ढक के रखो, बोलो मत। तो इसको हम चर्चा में कैसे ला सकते हैं? मतलब जो अभी जो हमारे 3 पैनलिस्ट चर्चा किए, हमको लगता है कि थोड़ा सा इस पे भी, क्योंकि लोगों को अभी भी लगता है कि पाप है। अगर कोई अपना गर्भ समापन कराना चाहता है तो, या लड़की हो या महिला हो, कोई भी हो, तो उनको लगता है कि बहुत छिप के करना है, और इसके नतीजा में बहुत सारी परेशानियों को उनको झेलना पड़ता है। तो इस ये चर्चा मतलब आमतौर पे इस चर्चा में इसको कैसे शामिल कर सकते हैं? अगर उन लोगों ने बताया तो थोड़ा हम लोग इसको कभी चर्चा में ला सकते हैं कि इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं चर्चा में लाके। जी, आई थिंक ये चर्चा हम लोग काफी एक लंबे अरसे से कर रहे हैं, और हमने बीच बीच में कोशिश भी करते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और किया है। इवन आपका भी एक लंबा अनुभव है इसके साथ में। तो जरूर अगली बार अगर हमको लगता है कि हम जब बात करेंगे इस पे तो इसको जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात करना और नए नए तरीकों से बात करने के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य और जानकारी के द्वारा ही हम इन मुद्दों को थोड़ा उसमें कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बता सकते हैं कि अगर सेफ अबॉर्शन नहीं होगा या सुरक्षित नहीं होगा गर्भ समापन, तो क्या हो सकता है। तो ही शायद लोगों में कुछ समझदारी, या लोगों को थोड़ा लगेगा कि ये छुपाने वाली बात नहीं है। और हाँ, इतने सालों में हम लोगों ने काफी प्रयास किया है, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं बदला, 1 या 2% जरूर बदलाव हुआ है, लेकिन ये लगातार करने वाली चीज है। जरूर बिल्कुल सहमत है इस बात पे। लगातार इस पे कुछ ना कुछ करते रहना है, बातचीत करते रहना है, कि चाहे कोई लड़की हो या महिला हो, उसके साथ में लड़कियों के साथ अलग तरीके का एक जुड़ा होता है मुद्दा, और महिलाओं के साथ एक अलग तरह का मुद्दा जुड़ा हुआ होता है। तो शायद अलग अलग सोच और अलग अलग रणनीति के साथ हमें सोचना होगा और आगे जाना। बिल्कुल। तो कोई कानूनी प्रावधान है क्या? नहीं ना? नहीं, कानूनी प्रावधान तो कानून तो है कि
सेवा सबको प्रदाता, जी जी हाँ, पूछिए जरा आप। जैसे सेवा प्रदाता की तरफ से मतलब इस हाँ तरीके का कोई अवेयरनेस या इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन कि हाँ ये गलत है या ये सही है, इस पे बात होना चाहिए और ये अबॉर्शन कराना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि हमको लगता है कि चूंकि जैसे आशा एनम है वो गांव की हैं, तो वो भी उस तरीके का उसमें चुप्पी बना के रखती हैं। तो इसमें महिलाओं को ये लगता है कि अच्छा ये तो ऐसे नहीं बता रही हैं, और संस्था वाले लोग आते हैं तो बताते हैं कि समापन कराना कानूनी अधिकार है या कानून में इस तरीके का प्राविधान है, हम करा सकते हैं। तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन होता है कि अच्छा ये पता नहीं किस तरीके का बात बता रहे हैं। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि जो आशा और एएनएम है उनकी ट्रेनिंग जो है ना किस तरीके से होती है, और सरकार का भी माइंडसेट कैसा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई कानूनी प्रावधान तो है, उनके लिस्ट में है कि आप इसके बारे में बताएं लोगों को जो जाता है। और हर व्यक्ति नहीं जा सकता है उसको अबॉर्शन में, बिल्कुल क्योंकि वो कंडीशंस हैं उसमें, बिल्कुल कानून है, तो कानून के कुछ दायरे हैं जिसमें वो बंधे हुए हैं। तो वो तो कम से कम उस दायरे में के बारे में तो बता ही सकते हैं भाई, जो प्रावधान है वो तो उनको बताना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएंगे या कुछ गलत बताएंगे। गलत नहीं, वो गलत बता नहीं सकते हैं। आप गलत बताते हैं तो हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए, तो हम उन पर सवाल कर सकें भाई कि ऐसा नहीं ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो हाथ और उठे हैं, नरगिस का और पूनम का। तो नरगिस को पहले हम बुलाएंगे। नरगिस, आप पूछिए। हाँ नरगिस, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, आवाज अब मैम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी महिला का 5 महीने का प्रेगनेंसी हो गई है और वो अबॉर्शन कराना चाहती हैं, तो दोबारा से जब वो प्रेगनेंसी उनकी होगी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जैसे दोबारा से उनकी कोई प्रेगनेंसी होने में कोई प्रॉब्लम हो या बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो या उन्हें उनको कोई खतरा हो किसी तरीके का? देखिए, पहली बात तो कि प्रेगनेंसी है 5 महीने की और वो कराना चाहती हैं, क्यों कराना चाहती हैं, क्या है उनको अ, दिक्कत? वो नहीं, मतलब नहीं चाह रही हैं बेबी। ऐसे वो क्योंकि जो एमटीपी का कानून है उसके तहत जी कुछ कंडीशन है कि अगर माँ को खतरा होगा, बच्चे को खतरा जी होगा, या बच्चा का विकास नहीं हो रहा है जो अंदर भ्रूण है, या जी अ, किसी कंट्रासेप्शन को फेल होने से हुआ है, या कुछ रेप की वजह से हुआ है वो प्रेगनेंसी। तो ये 4-5 कंडीशन है जब आप उसमें जा सकते हैं गर्भ समापन में। अन्यथा आपकी मर्जी है, तो 5 महीने बाद आपको लगेगा कि आपको इसमें जाना है तो आप नहीं जा सकते। जी ठीक है, अगर मैंने ऐसे ही सोचा है, हो सकता है कि वो बता नहीं रही हूँ कि क्या दिक्कत है, हो सकता है उनसे फिर से जी बात करने की जरूरत है कि क्यों जी जी क्यों अभी क्यों कराना चाहती हैं उन्होंने, क्या उन्होंने अभी का रिपोर्ट में ऐसा कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से जाना चाहती हैं, पहले ठीक जी था, या